अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर पाई आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। रात बहुत तेज़ आंधी चलती रही थी। सवेरे में थाने पहुंचा तो सहन में नीम और जामुन के बेशुमार पत्ते बिखरे हुए थे। बिलाल शाह भिश्ती से सहन की सफाई करवा रहा था और उसे यूं डांट रहा था जैसे ये सारा किया धरा उसी का हो। मैंने देखा मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है और अंदर चंद अफराद बैठे हैं। यकीनन ये लोग कोई मसला लेकर आए थे। इनके चेहरे बता रहे थे कि ये मसला खासा गंभीर है। मैं कमरे में पहुंचा तो सबने उठकर सलाम किया। इन अफराद में महल्ले की इस्लाही कमेटी का चेयरमैन मास्टर चरण सिंह भी था। वो घनी मूँछों और बड़ी बड़ी आंखों वाला एक रौबदार शख्स था और पूरे अमृतसर में जाना पहचाना जाता था। मैं जिस वाक़ये का जिक्र कर रहा हूँ ये अमृतसर के ही एक शहरी थाने में पेश आया था। मास्टर चरण सिंह ने कहा कि इंस्पेक्टर नवाज साहब, थाने की पिछली गली में एक औरत रहती है, शांति नाम है उसका, शायद आपने भी सुना हो। इस औरत की शोहरत कुछ अच्छी नहीं है। रात इसका शौहर मर गया है। ये वाक़या कोई 2 बजे हुआ है। शांति का कहना है कि वो छत से गिरा है। आंधी के वक्त चारपाइयाँ कोठे से उतार रहा था कि सहन में आ गिरा। मैं अभी थोड़ी देर पहले इसे देखकर आ रहा हूँ। सर फट गया है और लगता है कि गर्दन भी टूटी हुई है। हम लोगों को ये शक हो रहा है कि शांति कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि वाक़या वो ना हो जो वो बता रही है। हम चाहते हैं कि अर्थी उठने से पहले आप इस मामले की थोड़ी सी छानबीन कर लें। मास्टर चरण सिंह ने गलत नहीं कहा था। शांति नामी इस औरत का नाम अपने एक मुखबिर की ज़बानी मैंने पहले भी सुना था। मुखबिर ने बताया था कि ये जवां-साल औरत उस बाज़ार की है और अपने किसी आशना से ब्याह करके शरीफों के महल्ले में रहने के लिए आ गई है। मुखबिर ने कहा था कि हो सकता है कि ये ब्याह भी फ्रॉड ही हो और उसका शौहर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्रोकरी का किरदार अदा करने लगे। चूँकि ये जोड़ा जब तक कोई जुर्म नहीं करता हम इस पर हाथ नहीं डाल सकते थे। लिहाजा मैंने मुखबिर से कहा था कि वो इन लोगों पर निगाह रखे और जैसे ही कोई गड़बड़ महसूस हो मुझको इत्तला दे। ये कोई 3 महीने पहले की बात थी और आज मैं सुन रहा था कि इस औरत का पति हलाक हो गया है। ये वाक़या थाने के बिल्कुल पास हुआ था, लिहाजा मैंने ज़रूरी समझा कि खुद जाकर मुआयना करूं। मैं इसी वक्त मास्टर चरण सिंह और हम नवाओं के साथ चल पड़ा। ये किराए का एक छोटा सा मकान था। 2 छोटे साइज़ के कमरे, एक बावर्ची खाना और एक मुख्तसर सहन। मैयत सहन में पड़ी थी। मैयत के इन सामने बैठी हुई औरत यकीनन शांति थी। इसे थोड़ी सी रियायत के साथ लड़की भी कहा जा सकता था। इसके बाल बिखरे थे, चेहरा जर्द था और आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। इसके बावजूद इसमें खूबसूरती की झलक देखी जा सकती थी। चारपाई के गिर्द बैठी हुई औरतों में ज़्यादातर महल्ले की ख़वातीन थीं। 1-2 औरतें गालिबन शांति की रिश्तेदार थीं। इनके चेहरों और लिबास से ही अंदाज़ा हो जाता था कि वो नाचने गाने वाले तबके से हैं। मैंने शांति को अलग कमरे में बुलाकर उससे पूछगछ की। वो मुझे देखकर हैरान नज़र आ रही थी, जैसे ये समझ रही हो कि मेरा यहाँ आना ज़रूरी नहीं था। मैंने कहा, बीबी, जो वाक़या यहाँ पेश आया है इस पर मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन थानेदार की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इस वाक़ये की तफसील तुमसे मालूम करूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम महसूस नहीं करोगी। वो बस सर झुकाए बैठी रही और नाक से सूं सूं की आवाज़ें निकालती रही। मैंने पूछा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? वो गुलूगीर आवाज़ में बोली, आनंद कुमार। मैंने पूछा, क्या करता था? कुछ भी नहीं, बस नौकरी ढूंढ रहा था। इसके वालिदैन और रिश्तेदार कहाँ हैं? इसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं है। बस इतना बताता था कि सरगोधे का रहने वाला है और उसका बाप आड़त का काम करता है। सोचने की बात थी कि शांति ने ऐसे गुमनाम अजनबी से शादी क्यों की। बहरहाल ये सवाल मैंने फिर किसी वक्त के लिए उठा रखा और इससे पूछा कि छत से गिरने वाला हादसा कब और कैसे पेश आया। वो आहों और सिसकियों के दरमियान बोली, सख्त हफ्त की वजह से हम छत पर सोए थे। जैसा कि आपको पता है कि रात आंधी आ गई। आनंद ने कहा, तुम नीचे चली जाओ, मैं ऊपर से चारपाइयाँ लटकाता हूँ, तुम पकड़ लेना। उसने पहली चारपाई लटकाई जो मैंने पकड़कर सहन में रख ली। जब वो दूसरी चारपाई लटका रहा था तो अचानक उलटकर सहन में आ गिरा। पहले तो मुझे यही लगा कि जैसे उसने कोई बिस्तर गिरा लिया है, लेकिन जब ज़ोर की आवाज़ आई और साथ ही चीख सुनाई दी तो मेरी जान निकल गई। मैं लालटेन लेकर उसकी तरफ भागी। उसके नाक और मुंह से खून छूट रहा था। फटी फटी आंखों से उसने मेरी तरफ देखा और देखते ही देखते दम तोड़ दिया।
मैंने शांति से चंद मजीद सवालों जवाब किए, फिर उसे साथ लेकर मौके पर मुलाहिजे के लिए पहुंच गया। सहन कच्चा था लेकिन छत काफ़ी बुलंद थी और वहां से सर के बल गिरने वाला जान से हाथ धो सकता था। मतूफी की खोपड़ी पिचक गई थी, लिहाजा उसके सर को तौलिया में लपेट दिया गया था। ये तौलिया भी खून आलूद हो चुका था। मैंने देखा कि मतूफी के एक कंधे और दोनों बाजुओं पर भी खराशों के निशान हैं। ये निशान किसी भी वजह से आ सकते थे। मुमकिन था कि छत से गिरते वक्त मतूफी के जिस्म ने पुख्ता मुंडेर से रगड़ खाई हो और उसके जिस्म पर खराशें आ गई हों। वो एक खूबसूरत नौजवान था, होंठ पतले, नाक ऊंची, रंग गोरा, जो मरने के बाद भी गोरा ही नजर आ रहा था। न जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि ये चेहरा किसी मुजरिम का चेहरा नहीं है। इसकी पुश्त पर अभी तक सहन की मट्टी लगी हुई थी। मैंने चादर हटाकर इसके पाँव देखे। पाँव और पिंडियां खराशों से महफूज थीं, ताहम इसके पाँव पर मुझे कुछ मध्यम से स्याह निशान नजर आए। इन निशानात को देखकर मेरा माथा बुरी तरह ठनका। उसने हिंदू नौजवानों का आम लिबास धोती कुर्ता पहन रखा था। मैंने उसकी धोती एहतियात से ऊपर की तरफ खींची और घुटनों तक उसकी टांगें नंगी कर दी। दफतन मेरे जहन में सर उठाने वाले शक के पौधे तनावर दरख्त बन गए। महलेदारों का शुबह 100% दुरुस्त था। इस सारे मामले में कोई ज़बरदस्त किस्म की गड़बड़ थी। मैं फौरी तौर पर यह तो नहीं कह सकता था कि इस शख्स को कत्ल किया गया है, लेकिन ये ज़रूर कह सकता था कि इसकी पत्नी कई मामलों में सफ़ेद झूठ बोल रही है। औरतें तो पहले ही कमरे में जा चुकी थीं। मैंने लाश के गिर्द जमा होने वाले मर्दों को भी वहां से हटा दिया और अच्छी तरह से लाश और मौके का मुआयना किया। मेरी हिदायत पर एक कांस्टेबल थाने गया और वहां से सब इंस्पेक्टर के अलावा ज़रूरी अमले को भी बुला लाया। मैंने मौके पर ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल की और अड़ोस पड़ोस वालों के बयानात लेने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। जो निशानी मैंने मरने वाले के जिस्म पर देखी थी वो बेहद हैरान कुन थी। ये निशानी देखने के बाद मेरे लिए ज़रूरी हो गया था कि इस केस में पूरी दिलचस्पी लूँ और मरने वाली की पत्नी शांता से तफसीली पूछगछ करूँ। मैंने इसी रोज़ शाम को शांति से मुलाकात की। ये मुलाकात शांति के घर ही में हुई। शांति के साथ एक अधेड़ उम्र शख्स भी था। उसका नाम जगदीश था और वो खुद को शांति का मामू बता रहा था। चेहरे मोहरे से ये मामू भी इसी बाजार का नजर आता था। बोस्की की कमीज, हाथों में अंगूठियां, एक कान में बाली और आंखों में वही खबासत जो इस तबके के लोगों की पहचान होती है। ये शख्स काफ़ी जहांदीदा भी नजर आता था। मैं चाहता था कि शांति से अकेले में बात करूं, लेकिन वो किसी भी तरह टलने पर आमादा नहीं था। मैंने इसकी मौजूदगी में ही पूछगछ शुरू की। मैंने शांति से पूछा कि आनंद कुमार से उसकी मुलाकात कब और कहाँ हुई। वो बोली, ये कोई 5 महीने पहले की बात है। बाजार में हमारा बाला खाना है, मैं वहाँ गाना गाती थी। मेरे पास नाच गाने का लाइसेंस है, आप कहें तो मैं दिखा सकती हूँ। मैंने कहा, लाइसेंस की ज़रूरत अभी नहीं, मुझे सिर्फ ये बताओ कि आनंद कुमार तुम्हारे पास किस हैसियत से आया था और उसके साथ तुम्हारी शादी की नौबत कैसे पहुँची। शांति का मामू बोला, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ। मैंने सख्ती से कहा, नहीं, तुम फिलहाल खामोश रहो, जब ज़रूरत होगी तो तुमसे भी पूछ लूँगा। शांति ने खोए खोए लहजे में कहा, आनंद कुमार गाना सुनने के लिए आया था। वो 3-4 रोज़ मुसलसल आता रहा। एक रात नशे में चूर होकर मेरे चौबारे में ही सो गया। वो बहुत उदास और दुखी नज़र आता था। सच्ची बात यह है कि मुझे इस पर तरस आने लगा था। मैंने उसकी कहानी सुनी। वो वाकई दुखी था। माँ लड़कपन में मर गई थी, बाप ने दूसरी शादी कर ली, बाद में सौतेली माँ ने बाप को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। आखिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि बाप ने आनंद और उसकी जवान बहन को घर से निकाल बाहर किया। आनंद अपनी बहन के साथ सरगोदा से लाहौर चला गया। वहाँ सर छुपाने को ठिकाना और 2 वक्त की रोटी ढूंढने के लिए उसने बहुत पापड़ बेले। इसी दौरान सड़कों पर धक्के खाते खाते उसकी बहन एक एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो गई और चंद हफ्ते बाद एक खैराती हॉस्पिटल में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गई। अब आनंद अकेला था, ना कोई ठिकाना था, ना रोज़गार। मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी पैदा होने लगी। मैंने उसे कहा कि जब तक उसे कोई ठिकाना नहीं मिलता वो हमारे चौबारे में ही सो जाया करे। वो पहले तो इनकार करता रहा, फिर मान गया। वो 1.5-2 महीने हमारे साथ रहा। मैं इसके बारे में जानने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन वो कुछ बताता नहीं था। वो मुझसे शादी करना चाहता था। मेरी माता और मेरे मामू, बल्कि सारे घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। वो मुझसे कहते थे कि शांति, अगर तूने शादी ही करनी है तो एक से एक सेठ और नवाब हाथ बांधे खड़ा है।
इस निकम्मे बेरोजगार के पल्ले क्यों बनती है? लेकिन मैं इरादा कर चुकी थी। ये किसी शरीफजादी का इरादा नहीं था कि लालच या डर से टूट जाता। मैंने वही किया जो मुझे करना था। आनंद से ब्याह करके इस किराए के मकान में उठाई। उसने दुपट्टे से आंसू पोंछे और बात जारी रखते हुए बोली, थानेदार साहब, बड़े पक्के इरादे थे हमारे। हमने कस्में खा रखी थी कि दुनिया को साथ निभाकर दिखाएंगे, लेकिन सब कुछ लुट गया। भगवान ने सब कुछ खत्म कर दिया। कल तक मैं सुहागन थी, आज विधवा हूँ। मैंने कहा, शांति बाई, तुम्हारी कहानी दर्दनाक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अपने विधवा होने का तुम्हें कुछ ज़्यादा अफसोस नहीं है। अगर होता तो कम से कम इस मौके पर यूं झूठ न बोलती। क्या मतलब? शांति हकलाई। इसके सुंदर मुखड़े की जर्दी कुछ और गहरी होने लगी थी। मतलब ये कि तुम अपने पति के बारे में बहुत सी बातें छुपा रही हो। मैं कुछ समझी नहीं। वो अब साफ तौर पर खौफजदा नजर आने लगी थी। मैंने कहा, तुम अपने पति को हिंदू बता रही हो, लेकिन वो मुसलमान था। मेरा ख्याल है तुमसे ये बात छुपी हुई नहीं थी। शांति की घबराहट इंतहा को पहुंच गई। मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि उसका बदन हौले हौले लरसने लगा। शांति का मामू सख्त हैरान नजर आ रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर जी? वो लर्जा आवाज में बोला। तुम चुप रहो, मैंने उसे डांटा। वो हैरत से कभी मेरी तरफ देखता था और कभी शांति की तरफ। ये बात वाज़ेह थी कि आनंद कुमार के मुसलमान होने के बारे में उसे भी अभी तक कोई इत्तला नहीं थी। मैंने निहायत संजीदा लहजे में कहा, शांति बाई, मेरे सामने अब दो ही रास्ते हैं। या तो तुम इसी जगह और इसी वक्त मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो, या फिर मैं तुम्हें थाने ले जाऊं और कानून के मुताबिक तुम्हारे खिलाफ पर्चा काट कर कार्रवाई शुरू कर दूं। मैं कुछ नहीं जानती, मैं निर्दोष हूँ। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा पति हिंदू था, सब लोग जानते हैं। मैंने कहा, तुम कोई नई बात नहीं कह रही हो। हर मुलजिम खुद को शुरू में निर्दोष ही बताता है। शांति बाई से 5-10 मिनट बहस हुई। वो खुद को बिल्कुल बेकसूर जाहिर कर रही थी और बता रही थी कि उसका पति रात को छत से गिरकर सोरगबाशी हुआ है। इसका मामू भी बढ़ चढ़कर बातें कर रहा था। मैंने अपने सब इंस्पेक्टर को हुक्म दिया कि वो मामू भतीजी दोनों को पकड़कर थाने ले आए। मरने वाले के जिस्म पर मैंने जो निशानात देखे थे वो बहुत मध्यम और स्याह रंग के थे। ये निशान बाएं पांव के टखने के आसपास थे। वो निशान जो टखने के ऐन ऊपर था कुछ गहरा था और करीबन गिट्टे की सूरत इख्तियार कर चुका था। ऐसे निशान उमूमन नमाजी हजरात के पाँव पर आते हैं, खास तौर से बाएं पाँव पर। ये पाँव अतहियात के दौरान पुश्त के नीचे रहता है और सबसे रगड़ खाता है। उमर रसीदा नमाजियों के पाँव पर ये निशानात बहुत गहरे हो जाते हैं, लेकिन मतूफ़ी अभी नौजवान था, लिहाजा ये निशान बहुत वाज़े नहीं थे। पाँव पर निशानात देखने के बाद मैंने मतूफ़ी के दोनों घुटने देखे थे। घुटनों की गोरी जिल्द पर भी स्याही माइल धब्बे मौजूद थे। मुझे पुख्ता यकीन हो गया था कि मरने वाला मुसलमान है, बल्कि नमाजी मुसलमान। अब एक बात गौर करने वाली थी। अगर आनंद कुमार मुसलमान था तो ये बात शांति से किसी सूरत छुपी नहीं रह सकती थी। वो इसकी बीवी थी। अव्वल तो उसने ये निशानात ही देख लिए होंगे, और अगर ना भी देखे होंगे तो कोई ना कोई और सबूत उसकी निगाह में आ गया होगा। मेरा ख्याल है कि कारीन समझ चुके होंगे। यानी ये बात वाज़ेह थी कि शांति बाई को अपने शौहर के मुसलमान होने का इल्म है और उसने ये बात जानबूझकर छुपाई है। अगर उसने ये बात छुपाई थी तो ऐन मुमकिन था कि और भी कई बातें छुपाई हों। इसके शौहर की मौत का सबब कुछ भी हो सकता था। जिस ज़र्ब को हम हादसे का नतीजा समझ रहे थे, मुमकिन था कि वो किसी कुंदाले की ज़र्ब हो। ये ज़र्ब लगाने वाला शांति का कोई आशिक हो सकता था, शांति का कोई वाली वारिस हो सकता था, और ये भी मुमकिन था कि शांति खुद हो। ये शादी बड़े मशकूक हालात में हुई थी और ऐसी शादियों का अंजाम अक्सर अच्छा नहीं होता। मैंने अगले रोज़ शांति को अदालत में पेश किया और उसका 7 रोज़ा रिमांड ले लिया। एक लेडी सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी में शांति से पूछगछ शुरू हुई। अदालत में पेश होने के बाद वो बहुत घबरा चुकी थी। वैसे भी वो आदी मुजरिम नहीं थी। उसने बहुत जल्द ज़बान खोल दी। उसने इतराफ़ कर लिया कि उसका खामिद मुसलमान था और उसे इल्म था। वो 4 महीने पहले से जानती थी कि उसका होने वाला पति मुसलमान है और उसका असल नाम आनंद कुमार नहीं, जमील अहमद है। लेकिन इसके सिवा इसे अपने पति के बारे में और कुछ पता नहीं था। इसने कई बार जानने की कोशिश की मगर नाकाम रही। मैंने पूछा, तुमने ये बात छुपाई क्यों? इस सवाल का बड़ा सीधा साधा जवाब शांति के पास मौजूद था। उसने कहा,
میرے گھر والے پہلے ہی شادی کے بہت خلاف تھے۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں مسلمان سے بیاہ کر رہی ہوں تو ان کی مخالفت اور بڑھ جاتی، اس لیے میں چپ رہی۔ جواب معقول تھا لیکن مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شانتی نے جو کچھ چھپایا ہے اس کی وجہ کچھ اور بھی ہے۔ اس دوران پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ گئی۔ یہ رپورٹ انکشاف انگیز تھی۔ پولیس سرجن نے سر کی چوٹ کے بارے میں تفصیل سے لکھا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ بلندی سے سر کے بل گرنے والے کی چوٹ اس طرح کی نہیں ہوتی۔ ایسی چوٹ میں عموماً گردن کے موہروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ چوٹ کسی وزنی کن آلے کی ضرب ہے۔ اس کے علاوہ متوفی کے جسم پر کئی جگہ ایسی خراشیں موجود ہیں جنہیں صرف ہاتھا پائی کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ سرجن نے بائیں کندھے اور گردن کی چند خراشوں کا خاص طور سے ذکر کیا تھا۔ متوفی کی موت سر کی چوٹ کے سبب ہوئی تھی۔ کھوپڑی کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر مغز میں گھس گیا تھا۔ یہ رپورٹ موصول ہونے کے بعد ضروری ہو گیا کہ اس کیس کی تفتیش زیادہ سرگرمی سے کی جائے۔ شانتی کا ماموں شکل و صورت سے ہی جرائم پیشہ نظر آتا تھا۔ شانتی اور وہ میری نظر میں برابر کے مشکوک تھے۔ عین ممکن تھا کہ سارا کیا دھرا اسی ماموں کا ہو۔ اس نے اپنی کماؤ بھانجی کے عاشق کو جان سے مار ڈالا ہو اور اگر خود نہ مارا ہو تو کسی اور سے مروا دیا ہو۔ ماموں کو قتل کیس میں پھنستے دیکھ کر بھانجی بھی خاموش ہو گئی اور اب وہ دونوں پولیس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران بلال شاہ نے بھی اپنی کارکردگی دکھائی۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ پتہ کروایا کہ شانتی بائی کس محلے میں اور کس کوٹھے پر دھندا کرتی تھی۔ جب پتہ چل گیا تو وہ تماش بین بن کر وہاں جا پہنچا۔ 2-3 روز وہ اس کوٹھے پہ جاتا رہا اور آنے جانے والوں سے سنگن لیتا رہا۔ سنگن لینے میں اسے ویسے ہی کمال حاصل تھا اور اگر کمال نہ ہوتا تو ایسا کامیاب مخبر کیسے بنتا؟ اس کوٹھے پر اب شانتی بائی کی جگہ اس کی چھوٹی بہن ناچ گانا کرتی تھی، لیکن ابھی یہ لڑکی جوان نہیں ہوئی تھی، لہٰذا گاہک بھی کم آتے تھے۔ بلال شاہ نے ایک ایسے لڑکے کا کھوج لگایا جو شانتی بائی کا خاص عاشق تھا۔ اس کا نام امیت سنگھ تھا۔ وہ موٹا سنگھ تھا، یعنی داڑھی مونچھیں کیس سب صفا چٹ۔ عمر بمشکل 20 سال رہی ہوگی۔ مقامی کالج میں سالِ چہارم کا طالب علم تھا۔ اچھا کھاتا پیتا اور پڑھے لکھے گھرانے سے تھا۔ شانتی سے وہ عمر میں 2-3 سال چھوٹا تھا۔ معلوم ہوا کہ 7-8 ماہ پہلے اس پر شانتی کے عشق کا بھوت بری طرح سوار تھا۔ اس کا باپ بہت سخت تھا لیکن باپ کی سختی کو خاطر میں لائے بغیر وہ ہر دوسرے-تیسرے روز شانتی کا ناچ گانا دیکھنے کوٹھے پر پہنچ جاتا تھا۔ شانتی اس کو عام تماش بین سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ شانتی کے رویے سے تنگ آ کر ایک روز اس نے کھڑکی سے کود کر جان دینے کی دھمکی دی تھی اور اچھا خاصا ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ بلال شاہ نے قابل تعریف کام کیا تھا۔ امیت نامی اس لڑکے کا کھوج ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے سب انسپکٹر ممتاز گوندل کو بلال شاہ کے ساتھ بھیجا اور اسے کہا کہ وہ لڑکے کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرے اور اسے یہاں تھانے لانے کی کوشش کرے۔ سب انسپکٹر کی مدد کے لیے میں نے سادہ کپڑوں میں 2 ہیڈ کانسٹیبل بھی اس کے ساتھ کر دیے۔ سب انسپکٹر صبح کا گیا، شام کو واپس آیا۔ کافی تگ و دو کے باوجود وہ صرف لڑکے کے والد اور چچا کو اپنے ساتھ لا سکا تھا۔ لڑکے کا والد پینٹ کوٹ والا رعبدار سا شخص تھا۔ وہ امرتسر میں ہی ایک بڑے پیٹرول پمپ اور سروس اسٹیشن کا مالک تھا۔ لڑکے کا چچا سرکاری ملازم تھا۔ وہ دونوں خاصے گھبرائے ہوئے تھے۔ وجہ ظاہر تھی کہ ان کا لڑکا اوباش تھا، نشہ کرتا تھا، کوٹھوں پر جاتا تھا۔ اس پر کسی بھی قسم کا الزام لگ سکتا تھا اور ثابت بھی ہو سکتا تھا۔ محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پہنچنے سے پہلے سب انسپکٹر اور ان دونوں حضرات میں کافی تو میں ہو چکی ہے۔ سب انسپکٹر نے کرخت لہجے میں کہا، لڑکا گھر ہی میں موجود تھا لیکن ان لوگوں نے اسے پچھلے دروازے سے نکال دیا ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ وہ کالج گیا ہوا ہے اور اب کہتے ہیں کہ وہ شہر میں ہی نہیں ہے۔ لڑکے کے والد کا نام امر سنگھ سیٹھی تھا۔ وہ بولا، سب انسپکٹر صاحب، آپ کا یہ ماتحت بہت بدتمیز ہے۔ اس کو کسی شریف آدمی سے بات کرنے کا طریقہ نہیں۔ سیٹھی کی بات پر ایک بار پھر سب انسپکٹر اور سیٹھی میں جھڑپ ہو گئی۔ میں نے دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر بڑی مشکل سے چپ کرایا۔ سب انسپکٹر کو باہر بھیج کر میں نے سیٹھی اور اس کے بھائی سے سوال و جواب شروع کیے۔ سیٹھی نے کہا، انسپکٹر صاحب، میرا بیٹا بری صحبت کا شکار ضرور ہو گیا تھا لیکن وہ خود برا نہیں ہے۔ وہ سمجھدار اور ذہین لڑکا ہے۔ شاید آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اس نے FSC کے امتحان میں پورے بورڈ میں 2ری پوزیشن حاصل کی تھی۔
उस्ताद और दूसरे मिलने जुलने वाले सब उसकी तारीफ करते हैं। बस एक बुरे दोस्त ने उसका बेड़ा गर्क कर रखा था। खुद कोठों पे जाता था, उसे भी इन्हीं चक्करों में डाल दिया। अब वो बदबख्त हिंदुस्तान से बाहर चला गया है। वाहगुरु का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा अब राह रास्त पर आ गया है। मैंने कहा, सेठी साहब, अगर तुम्हारा बच्चा राह रास्त पर आ गया है तो फिर उसे यहाँ लाने से इतना घबरा क्यों रहे हो? हमने उसे खा तो नहीं जाना है? लड़के के चचा ने खुद ही तस्लीम कर लिया था कि इसके भतीजे को इससे पहले भी थाने कचहरी की हवा लगी हुई है। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, भाई साहब, तुम इल्ज़ाम का पूछ रहे हो, लेकिन इल्ज़ाम उस वक्त बताया जाता है जब मुलजिम सामने हो। पहले लड़के को पेश करो, इसके बाद बात होगी। लड़के के वालिद और चचा की रंगत फुक हो गई। वो समझ गए कि मामला कुछ और है। लड़के के वालिद ने मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि इसे कुछ तो बताया जाए। उसने ज़्यादा इसरार किया तो मैंने बता दिया। बताने में कुछ ऐसा हर्ज भी नहीं था। मैंने कहा, सेठी साहब, तुम्हारा लड़का शांति नामी एक तवाइफ की मोहब्बत में गिरफ्तार था और उसके इश्क में उसने एक मरतबा चौबारे से छलांग लगाने की कोशिश भी की थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सेठी ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये पुरानी बात है। अब इश्क का भूत उसके सर से उतर चुका है और वो पुरानी बातों पर शर्मिंदा भी है। मैंने कहा, सेठी साहब, तुम नफ्सियातदान बनने की कोशिश ना करो, बल्कि मेरे ख्याल में नफ्सियातदान भी किसी के बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। बंदे के अंदर और बाहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और तुम तो वैसे भी इसके बाप हो, तुम्हें तो सब अच्छा ही नज़र आएगा। लेकिन हुआ क्या है? सेठी ने हकलाते हुए कहा। मैंने कहा, इस तवाइफ ने तकरीबन 3 माह पहले एक शख्स से ब्याह कर लिया था। वो लोग मेरे ही थाने की हुदूद में रहते हैं। थाने की पिछली गली में इनका घर है। सोमवार और मंगल की दरमियानी रात को तवाइफ शांति का पति कत्ल हो गया है। सेठी और उसके भाई की आंखें हैरत और खौफ से खुली रह गईं। सेठी ने लर्ज़ा आवाज़ में कहा, नहीं इंस्पेक्टर, इस तरह की बात मत करो। मेरा बेटा कातिल नहीं हो सकता। मैं वाहगुरु की सौगंध खा सकता हूँ कि मेरा बेटा इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकता। मैंने कहा, मैं इसे गिरफ्तार तो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पूछगछ करना चाहता हूँ। अगर वो बेगुनाह है तो उस पर कोई आँच नहीं आएगी। कत्ल की बात सुनकर सेठी और उसके भाई के हाथों के तोते उड़ गए। इनकी गलतफहमी दूर हो गई थी कि मैंने इन्हें लड़ाई झगड़े या चोरी चकारी की छोटी मोटी वारदात के सबब बुलाया है। सेठी ने कहा कि वो 1-2 घंटे के अंदर अंदर अपने बेटे अमित सिंह को लेकर थाने पहुंचता है। मैंने अपने कहे पर अमल किया। अभी बमुश्किल 1 घंटा गुजरा था कि सेठी और उसका भाई अमित को लेकर आ गए। अमित की उम्र 20 साल से कुछ कम ही रही होगी। वो गोरा चिट्टा लड़का था और शक्ल से ही खुशहाल घराने का नजर आता था। उसके चेहरे की सबसे नुमायां चीज़ इसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। इन आंखों में एक बेखौफ किस्म की जहानत पाई जाती थी। ऐसी जहानत कभी कभी बड़ी खतरनाक साबित होती है। इस जहानत को इस्तेमाल करके मुजरिम इतनी सफाई से वारदात करता है कि कानून सर पटकता रह जाता है। मैंने लड़के से चंद रस्मी बातें की और फिर इसके वालिद और चचा से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। मैं अकेले में चंद सवाल करना चाहता हूँ। वालिद और चचा बादल नखास्ता बाहर निकल गए। लड़का मामूली सा घबराया हुआ था, लेकिन बड़ी बेबाकी से मेरी आंखों में देख रहा था। मैंने इससे पूछा कि शांति बाई से उसके ताल्लुकात कैसे थे। वो बोला, बस जी, मैं यूं ही चक्कर में आ गया था। मेरा दोस्त मुझे गाना सुनवाने कोठे पर ले गया। शांति मुझे अच्छी लगी। मैं तीसरे चौथे रोज़ वहाँ जाने लगा। इस दौरान पिताजी को पता चल गया। उन्होंने डांट डपट कर मुझे वहाँ जाने से रोक दिया। चंद दिन में परेशान रहा, फिर सब कुछ भूल गया। अब तो कभी शांति का ख्याल भी दिमाग में नहीं आता। मैंने पूछा, कभी शांति के साथ अकेले में भी वक्त गुजारा है? वो मेरी बात समझ गया था। उसके चेहरे पर शर्म की सुर्खी उभरी। फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं जी, ये बात नहीं है। मुझ पर वो ज़्यादा तवज्जो ही नहीं देती थी। मुझे वो बच्चा समझती थी और कभी भी ऐसे बात नहीं करती थी जैसे वो मेरी, और मुझसे हमेशा ऐसे बात करती थी जैसे वो मेरी बुजुर्ग हो। मुझे इसके इसी रवैये से चिढ़ थी। मैंने पूछा, तुम आनंद कुमार को जानते हो? वो एक लम्हे के लिए तजब्जुब में रहा, फिर बोला, जी हाँ, शांति के कोठे पर ही 1-2 दफ़ा इससे आमना सामना हुआ था, लेकिन बातचीत कभी नहीं हुई। क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये शख्स तुम्हारी महबूबा में गहरी दिलचस्पी ले रहा है और अक्सर कोठे पर नजर आता है? पता था जी, लेकिन इस वक्त शांति में मेरी अपनी दिलचस्पी कम होना शुरू हो गई थी। जब तुम्हें मालूम हुआ कि शांति आनंद कुमार से शादी कर रही है तो क्या महसूस किया तुमने?
मैंने इस वक्त तक शांति के कोठी पर आना जाना बंद कर दिया था। ये इत्तला मुझे एक दोस्त की ज़बानी ही मिली थी। मालूम नहीं क्या बात है कि मुझे इस इत्तला पर कुछ ज़्यादा दुख अफसोस नहीं हुआ। पिछले सोमवार की रात तुम कहाँ थे? मैंने अचानक सवाल किया। गुफ्तगू के दौरान इस किस्म के सवालात मुल्जिम को हिला देते हैं और उसके चेहरे पर अचानक उभरने वाले तासुरात तफ्तीश करने वाले की बेहद मदद करते हैं। अमित सिंह के चेहरे पर भी एक रंग सा आया, लेकिन बड़ी शिताबी से उसने अपने तासुर पर काबू पा लिया। वो बोला, पिछले सोमवार को मेरा इंग्लिश या अलजेब्रा का पेपर था। पर्चा देकर मैं घर आ गया था और रात गए तक अगले पर्चे की तैयारी में मसरूफ़ था। मेरे 2 क्लास फेलो भी मेरे साथ थे। आप जिस तरह चाहें मेरी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, जैसा कि तुम जानते हो कि आनंद कुमार कत्ल हो चुका है। इसे सोमवार और मंगल की दरमियानी शब इसके घर में मारा गया है। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस वारदात का जिम्मेदार कौन हो सकता है? अमित सिंह ने एक गहरी सांस ली। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा सवाल सुनकर उसके दिमाग में कोई ख़ास बात आई है। कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ खबर नहीं कि आनंद कुमार कैसे और किन हालात में मरा है, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि वो बड़ा पुरस्कार शख्स था। बाज़ार में उसके आगे पीछे का किसी को कुछ पता नहीं था। उसकी बोली भी कुछ राजस्थानियों जैसी थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो कोई बड़ी वारदात करके भागा हुआ है। एक रोज़ मैंने उसका ज़बरदस्त तमाशा देखा। मैं नहर से कंपनी बाग जाने वाली बस पर सवार हुआ। बस में काफ़ी रश था। अचानक मेरी नज़र आनंद कुमार पर पड़ी। वो अगली सीट पर बैठा हुआ था। मैं सवारियों के दरमियान खड़ा था, इसलिए वो मुझे देख नहीं सका। 2-3 बस स्टॉप आगे जाने के बाद एकदम आनंद कुमार कुछ घबरा सा गया। मैंने महसूस किया कि वो किसी शख्स से छुपने की कोशिश कर रहा है। उसने एक बड़ा सा रुमाल अपने सर पर डाल लिया था और उसके पल्लू को घूंघट बनाने की कोशिश कर रहा था। चंद लम्हे के बाद वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और सवारियों के दरमियान रास्ता बनाता हुआ पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा ख्याल था कि वो अगले स्टॉप पर उतर जाएगा, लेकिन जूं ही वो अपनी सीट से उठा, सांवले रंग और घनी मूंछों वाला एक शख्स बस के अगले हिस्से से पिछले हिस्से की तरफ आता दिखाई दिया। वो कद का छोटा लेकिन चौड़ा चकला था। मैंने साफ महसूस किया कि वो आनंद कुमार की तरफ बढ़ रहा है। मैं अब भी इस शख्स को देखूं तो फौरन पहचान सकता हूं। जो ही वो आनंद कुमार के करीब पहुंचा, आनंद कुमार ने चलती बस से नीचे छलांग लगा दी। वो शख्स भी आनंद कुमार के पीछे कूद गया। बस काफ़ी तेज थी, वो गिरते गिरते बचा। लोग हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे। नीचे उतरते ही ठिंगने शख्स ने आनंद के पीछे दौड़ लगा दी। रात का वक्त था। पल भर में दोनों नज़र से ओझल हो गए। बाद में सवारियों ने शोर मचाकर बस रुकवा दी, लेकिन इन दोनों का कहीं अता पता नहीं था। सवारियों का ख्याल था कि भागने वाला कोई जेब कतरा था, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मैं जानता था कि ये जेब तराशी की वारदात नहीं, कोई और ही चक्कर है। बाद में मैंने ये बात शांति को भी बताई थी और वो ये सुनकर चुप हो गई थी। मैंने अमित सिंह से कहा कि तुम इस वाक़ये के जिक्र से समझाना क्या चाह रहे हो? वो बोला, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ जनाब कि आनंद कुमार पुरस्कार बंदा था और यकीनी बात है कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए थे। मुझे तो लगता है कि वो पुलिस वाले नहीं थे। कम से कम वो शख्स तो पुलिस वाला नहीं था जो बस में से उसके पीछे दौड़ा था। वो खासे छोटे कद का था और आप जानते ही हैं कि पुलिस में ऐसे कद के लोग भर्ती नहीं होते। मुझे तो आनंद की तरह वो भी कोई जुर्म पेशा ही नज़र आता था। मैंने कहा, बाद में तुमने आनंद कुमार से इस वाक़ये के बारे में पूछा था? अमित ने जवाब दिया, मैंने बताया है ना कि आनंद कुमार से कभी मेरी बातचीत ही नहीं हुई। ये ना उसने कभी मुझे बुलाया, ना मैंने उसे बुलाया। मैंने अमित सिंह से करीबन 1 घंटे तक पूछगछ की। इस पूछगछ के नतीजे में अमित सिंह पर मेरा शक कुछ कम हो गया, लेकिन दूर नहीं हुआ। अमित सिंह से पूछगछ के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि आनंद कुमार यानी जमील अहमद एक मशकूक शख्स था और शांति को भी इसके मशकूक होने का पूरा पता था। उसे ये भी खबर थी कि कुछ लोग आनंद कुमार के पीछे लगे हुए हैं। हो सकता था कि इस बारे में वो अमित सिंह से भी ज़्यादा जानती हो। शांति का रिमांड पूरा होने में अभी 2 दिन बाकी थे। मैंने एक बार फिर उससे पूछगछ शुरू की। इस मर्तबा में बिल्कुल अंधेरे में तीर नहीं चला रहा था। मेरे पास कुछ अहम मालूमात मौजूद थीं। हमने शांति को मुसलसल 4 रोज़ से जगा रखा था। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था और आसाब जवाब देते जा रहे थे। आखिर रिमांड के आखिरी रोज़ सुबह के वक्त उसने 2 आखिरी बातें भी हमें बता दी जो हम उससे पूछना चाह रहे थे। उसने ये बात तस्लीम कर ली कि कुछ लोग आनंद कुमार यानी जमील के पीछे लगे हुए थे।
वो उसे जान से मार देना चाहते थे। सोमवार और मंगल की दरमियानी रात जमील को मौत के घाट उतारने वाले वही लोग थे। उसने ये इंकशाफ भी किया कि जमील का ताल्लुक सरगोदे से नहीं था, वो किसी और शहर का रहने वाला था, गालिबन जयपुर या अजमेर वगैरह का। आहों और सिसकियों के दरमियान शांति ने वारदात की जो तफसील बताई वो कुछ इस तरह थी। मैं शादी से पहले ही जान गई थी कि जमील दुश्मनीदार शख्स है और इसी दुश्मनी की वजह से वो अपना असल नाम पता छुपा रहा है। कुछ लोग इसकी जान के दुश्मन थे और वो इनसे भागता फिर रहा था। जैसा कि मैंने बताया है, मैंने उसे कुरेदने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मुझे इस वाक़ये का भी पता है जब वो बस में किसी शख्स को देखकर भागा था। इस शख्स ने जमील का पीछा किया। जिस तरह का ये वाक़या है, इसी तरह का एक और वाक़या इससे पहले भी हो चुका था। बहरहाल शादी के बाद मैं और जमील किराए के मकान में चले गए। मैं जमील को बहुत कम बाहर निकलने देती थी। मुझे खतरा था कि इसका खोज लगाने वाले इसके पीछे यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। वैसे भी उसका कोई रोज़गार तो था नहीं जिसके लिए उसका बाहर जाना ज़रूरी होता। मेरे पास जो पैसे थे इसी से गुजर बसर हो रही थी। मैं जमील को मशवरा देती रहती थी कि वो इसी महल्ले में कुछ छोटी मोटी दुकान खोल ले। मेरा मशवरा कुछ न कुछ उसके दिल को लगने लगा था, मगर फिर अचानक सब कुछ ख़त्म होकर रह गया। सोमवार की रात हम छत पर सोए थे। रात को आंधी आई और हम नीचे आकर कमरे में लेट गए। थोड़ी देर बाद बारिश भी होने लगी थी। अभी हमें छत से उतरे 5 मिनट ही हुए थे कि सहन में किसी शख्स के कूदने की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की दरज में से देखा, एक ढाठापोश शख्स सहन में कूदा था और अब बाहर वाले दरवाजे की कुंडी खोल रहा था। जो ही उसने कुंडी खोली, 4 और आदमी अंदर आ गए। इनमें से 2 के पास राइफलें भी थीं। मेरे साथ साथ जमील भी ये सब कुछ देख चुका था। उसने जल्दी से मुझे पकड़कर खींचा और उठाकर एक परछती पर चढ़ा दिया। आपने देखा ही होगा, ये परछती हमारे घर के पिछले कमरे में बनी हुई है। वहाँ घर का काट कबाड़ पड़ा रहता है। जमील के कहने पर मैं काट कबाड़ के पीछे छुप कर बैठ गई। ज़रा देर बाद घर में घुसने वाले दरवाज़ा तोड़कर कमरे में आ गए। वो जमील को बेतहाशा गालियाँ दे रहे थे। उन्होंने उसे मार पीट कर फर्श पर गिरा दिया और उससे मेरे बारे में पूछने लगे। जमील ने कहा कि वो यहाँ नहीं है, अपनी माँ के घर गई हुई है। उन्होंने घर की तलाशी ली लेकिन परछती की तरफ इनका ध्यान नहीं गया। वो जमील से पूछने लगे कि इसने अपनी बीवी को यानी मुझे क्या कुछ बताया है। जमील ने खुदा की कसम खाई और कहा कि उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। जो बात भी है वो उसके सीने में दफन है। वो इसरार करने लगे और कहने लगे कि नहीं, तुमने अपनी बीवी को तो ज़रूर बताया होगा। जमील ने कहा कि मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वो इसे मारते और धकेलते हुए कमरे से बाहर ले गए। मेरे वहमो गुमान में भी न था कि वो इसे आनन फानन कत्ल करके भाग जाएंगे। दोनों कमरों में एकदम खामोशी छा गई तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो लोग चले गए हैं। मेरा ख्याल था कि वो जमील को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए हैं, लेकिन जब मैंने बाहर निकल कर देखा तो जमील बरामदे में पड़ा आखिरी सांसें ले रहा था। यहाँ तक बताते बताते शांति का गला रुंध गया और वो सिसकियाँ लेने लगी। सिसकियों और आंसुओं के दरमियान ही उसने कहा कि जमील ने जो आखिरी बात कही वो ये थी कि मैं इस कत्ल के बारे में किसी को कुछ ना बताऊं, वरना सख्त मुसीबत में पड़ जाऊंगी। उसने एक बार फिर मुझे अपने सर की कसम दी और कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊं और 5-6 महीने के लिए कहीं गुम हो जाऊं। मैं इसे अस्पताल ले जाना चाहती थी। हमारे घर के पास ही एक टांगे वाला रहता है। मैंने गली में जाकर देखा लेकिन टांगा भी वापस नहीं आया था। शायद आखिरी शौक की सवारियाँ उठाने के लिए रुक गया था। मैं भागी हुई वापस आई, लेकिन इस वक्त तक जमील दम तोड़ चुका था। अपनी रुदात ख़त्म करके शांति ज़ारो कतार रोने लगी। उसका लहजा और चेहरा गवाही दे रहा था कि आज उसने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया और वो सब कुछ हमारे इल्म में ले आई है जो उसके इल्म में था। ताहम ये सब कुछ मालूम होने के बाद भी हम वहीं खड़े थे जहाँ 10-12 रोज़ पहले थे। तफ्तीश का कोई नया रास्ता नहीं खुल रहा था। ये बात तो साबित हो गई थी कि जमील अहमद हादसे का शिकार नहीं हुआ बल्कि उसे कत्ल किया गया है, और कत्ल करने वाले वो लोग थे जो काफ़ी अरसे से उसके पीछे लगे हुए थे। इन लोगों का खौफ इतना ज़्यादा था कि जमील अहमद ने पुलिस से रब्ता भी नहीं किया था और अपनी जान बचाने के लिए खुद ही तगोदो कर रहा था। गालिब इम्कान ये था कि जमील अहमद कातिलों की किसी अहम कमज़ोरी से वाकिफ़ हो गया था। बिलाखिर यही वाक़फ़ियत उसकी मौत का सबब बन गई थी। इस रोज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार था। आसमान पर शाम की सुर्खी फैली हुई थी, लेकिन सूरज अभी ग़ुरूब नहीं हुआ था। मैं अभी एक तारीख भुगता कर वापस आया था और थाने के बरामदे में कुर्सी डाले बैठा था। बिलाल शाह आया और मेरे करीब ही कुर्सी डालकर बराए जमान हो गया। वो बड़ी फॉर्म में नज़र आ रहा था। कहने लगा,
नवाज साहब, मैंने जमील अहमद कत्ल केस के बारे में बहुत सोचा है। सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में एक ज़बरदस्त तरकीब आई है, बल्कि मैंने इस तरकीब पर थोड़ा बहुत अमल भी कर लिया है। आप यूँ करें कि शांति बाई को छोड़ दें। शांति बाई का रिमांड खत्म हो चुका था और उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने के लिए मैंने कल फिर कचहरी जाना था। बिलाल शाह की तजवीज़ सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने पूछा कि ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई है? उसने कहा, आप जानते ही हैं खान साहब कि मेरे दिमाग में कोई बात भी किसी खास वजह के बगैर नहीं आती। आपको याद होगा पिछले से पिछले केस में। हाँ, मुझे सब कुछ याद है। मैंने उसकी बात काटी। तुम ये बताओ कि शांति बाई को छोड़ा किस लिए जाए? उसने बड़े स्टाइल से सिगरेट सुलगाया और कहने लगा, जनाब, आपको पता ही होगा मैं पिछले 8-10 रोज से उस बाज़ार में जा रहा हूँ, लेकिन किसी बुरी नीयत से नहीं, सिर्फ आपकी खातिर। मैंने कहा, मुझे पता है, आगे बोलो। और वो बोला, खान साहब, मैंने अंदाज़ा लगाया है कि इस महल्ले में कोई मुखबिर मौजूद है। इसी मुखबिर की मुखबिरी पर ही जमील के कातिल जमील तक पहुंच सके हैं। मेरा मतलब है कि इस महल्ले में कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो बाज़ार की हर इत्तला जमील के दुश्मनों तक पहुंचाता रहा है। हो सकता है कि वो बाज़ार के ब्रोकरों में से कोई हो, फिर बाहर का बंदा हो। बहरहाल कोई ना कोई वहाँ है ज़रूर। मैंने कहा, फर्ज किया तुम्हारी ये बात दुरुस्त है, तो इस बात का शांति की रिहाई से क्या ताल्लुक है? वो मुस्कुराया तो उसकी छोटी छोटी आंखें और छोटी हो गईं। तवील कश लेकर बोला, जनाब आली, यही तो असल नुक्ता है। आज दोपहर में बाजार गया था। आपको पता ही है ऐसे बदनाम इलाकों में कोई भी खबर या अफवाह बड़ी तेज़ी से फैलती है। ख़ासतौर पर औरतें तो बात को पर लगा देती हैं। मैंने वहाँ यह खबर फैला दी है कि शांति जमील अहमद के कातिलों से वाकिफ़ है और ये भी जानती है कि जमील को किस चक्कर में कत्ल किया गया है, लेकिन वो अपनी जान के खौफ से चुप है। मेरा ख्याल है कि अब आपको मेरी स्कीम का कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, मैंने साफ साफ कहा। वो बोला, आप भी कमाल करते हैं जनाब, ये तो बिल्कुल सामने की बात है। जिन लोगों ने जमील अहमद को कत्ल किया था वो शांति को भी मारना चाहते थे। इन्हें खतरा था कि जमील ने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया होगा। अगर शांति इस रात कत्ल होने से बचती तो इसके सिर्फ 2 असबाब थे। पहला तो ये कि कातिल उसे तलाश ना कर सके, दूसरा ये कि जमील ने बड़ी बड़ी कस्में खाकर इन्हें यकीन दिला दिया कि उसने शांति को कुछ नहीं बताया। अब आप ज़रा गौर करें, जैसा कि हम जानते हैं बाज़ार में इन लोगों का कोई ना कोई मुखबिर या खैरखा मौजूद है। जब इस शख्स की ज़बानी ये बात इन लोगों तक पहुंचेगी कि जमील की बेवा असल बात से आगाह है, तो वह ज़रूर ये सोचेंगे कि पुलिस इससे सब कुछ उगलवा ना ले। इनके दिमाग में पहले से मौजूद वसवसे एकदम सर उठाने लगेंगे और वह शांति की ज़बान खामोश करने का फैसला करेंगे। हो सकता है कि वो उसे कत्ल करने का इरादा ही कर लें। अपने मुखबिर की ज़बानी उन्हें ये बात भी मालूम हो चुकी होगी कि शांति हवालात से छूटकर अपने चौबारे में आ चुकी है। मुझे तो खान साहब यकीन है कि वो शांति का तिया पांचा करने इस चौबारे में ज़रूर पहुंचेंगे। आप ये बात लिख लें। मैंने अपने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। मैं हैरत से बिलाल शाह को देखने लगा। कभी कभी वो बड़ी दूर की कौड़ी लाता था। उसने वाकई एक ऐसी स्कीम बना ली थी जिस पर अमल किया जा सकता था। अगर इस स्कीम में कोई खामी थी तो वह एक ही थी, इसमें शांति को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जैसे शिकारी हजरात दरिंदे को शूट करने के लिए कोई बकरी या बछड़ा लालच के तौर पर दरख्त से बांध देते हैं, बिलाल शाह का मतलब ये था कि हम शांति की सूरत में मुजरिमों के लिए एक जाल बिछाएं और घात लगाकर बैठ जाएं। जब वो लोग शांति की चौबारे पर पहुंचें, इन्हें छाप लिया जाए। लेकिन मेरे नज़दीक ये एक गैर इंसानी तरीका था। मैंने हमेशा से ऐसे रास्ते इख्तियार करने से गुरेज किया है जिनके ज़रिए मुजरिम तक पहुंचने में अपनी हिम्मत की बजाय किसी दूसरे की हिम्मत या कुर्बानी का अमल दखल हो। लेकिन बिलाल शाह मुझसे पूछे बगैर ही इस रास्ते पे पहला कदम रख चुका था। यानी उसने बाज़ार में ये अफवाह फैला दी थी कि शांति वो सब कुछ जानती है जो मुझे जमील अहमद जानता था। मैंने फौरी तौर पर अपने सब इंस्पेक्टर से मशवरा किया। बिलाल शाह भी इस मशवरे में शरीक था। वो इस बात पर बेहद खुश नज़र आ रहा था कि उसके सुनहरी मंसूबे पर गौर किया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर ने बिलाल शाह की राय से इत्तफाक किया और कहा कि इन हालात में तफ्तीश आगे बढ़ाने का ये एक मुनासिब और काबिल अमल रास्ता है। रात के 11 बजे थे। मैं थाने में बैठा बासी अखबार की बदगिरदानी कर रहा था। आज तीसरा दिन था कि मुझे रात गए तक थाने में बैठना पड़ रहा था।
मैं शांति को जमानत पर रिहा कर चुका था और वो वापस बाजार में जाकर बैठ चुकी थी। मंसूबे के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मुमताज और 3 कांस्टेबल सादा कपड़ों में हर रात शांति का पहरा दे रहे थे। बिलाल शाह भी इनके साथ था। मैंने सब इंस्पेक्टर से कह रखा था कि वो बेहद एहतियात से काम ले। ये एक इंसानी जान का सवाल है। अगर शांति को कुछ हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी हम पर होगी। सब इंस्पेक्टर ने मुझे हर तरह तसल्ली दी थी और कहा था कि जो ही इन्हें कोई गड़बड़ महसूस हुई वो फ़ोन पर मुझे इतला देंगे। रात 11 बजे के लगभग फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ बिलाल शाह था। आवाज़ों से अंदाज़ा हुआ कि वो उसी बाजार से बोल रहा है। निस्वानी और मर्दानी कहकहों और घुंघरुओं की मिली जुली आवाज़ें साफ पहचानी जा रही थीं। बिलाल शाह बहुत घबराया हुआ था। कहने लगा, खान साहब जल्दी आ जाएं, कुछ लोग आए हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैंने उसके मुख्तसर सवाल का मुख्तसर जवाब दिया और अपनी पिशावरी चप्पल पहनकर फ़ौरन स्कूटर की तरफ बढ़ा। मैं सादा लिबास में था। नीली शलवार कमीज थी, सर पर गोल टोपी, भरा हुआ सरकारी रिवॉल्वर मैंने बड़ी एहतियात से कमीज के नीचे छुपा रखा था। थाने से शांति के चौबारे तक का फासला तकरीबन पौन घंटे का था, लेकिन रात के सबब चूंकि सड़कें सुनसान थीं, मैं सिर्फ 20 मिनट में मौके पर पहुंच गया। ये रात को खुलने वाला बाजार था, इसलिए अब तक जगमगा रहा था। पान, सिगरेट और टिक्का कबाब की दुकानों पर रौनक थी। फूलों के हार फरोख्त हो रहे थे और रोशन खिड़कियों में रंग बिरंगे दुपट्टे लहरा रहे थे। ये ज़्यादा लंबा चौड़ा बाजार नहीं था, बमुश्किल 1 फरलांग तवील होगा। मैंने बाजार के वसत में पहुंचकर स्कूटर एक दुकान के छज्जे तले खड़ा किया और एक कुशादा दरवाजे की तरफ बढ़ा। किसी कोने से बिलाल शाह निकला और मेरे सामने आ गया। एक नंबर का तमाशबीन नजर आ रहा था वो। मुंह में पान की गिलोरी, कान में मोतिये का फूल, सर पर टेढ़ी टोपी और मुट्ठी में दबी हुई सिगरेट। दरवाजे के साथ ही तवील जीने नजर आ रहे थे। हम जीनों पर चढ़ने लगे। बिलाल शाह ने सरगोशी में कहा, 2 बंदे हैं, शक्लों से ही खतरनाक नजर आते हैं, असला वगैरह भी है इनके पास, पंजाबी बोल रहे हैं लेकिन पंजाबी लगते नहीं, पिछले 1.5-2 घंटे से बैठे हुए हैं। हो सकता है कि इनके कुछ साथी भी आसपास हों। इनके इरादे कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। शांति कहाँ है? मैंने पूछा। वो भी ऊपर है, लेकिन नाच गाना नहीं कर रही, कमरे में बैठी हुई है। इसकी छोटी बहन नाच रही है और एक दूसरी लड़की है, मेरा ख्याल है कि उसका नाम काजल है। जीने तय हो गए, इसलिए हम खामोश हो गए। एक छोटे से लॉन से गुजरे तो सामने एक हालनुमा कमरा था। दरवाजे पर रेशमी पर्दा था, लेकिन पूरा खिंचा हुआ नहीं था। फर्श पर चांदनी बिछी हुई थी और सुर्ख वेलवेट से डिज़ाइन बने हुए थे और गांव तकिए लगे हुए थे। औबाश किस्म के 5-6 अफराद इन तकियों के सहारे बैठे थे और नाच देख रहे थे। नाचने वाली तीखे नकुश की एक दुबली पतली लड़की थी। मैंने देखते ही अंदाज़ा लगा लिया कि वो शांति की बहन है। एक दूसरी लड़की हारमोनियम पर बैठी थी। उसने भी ज़र्क लिबास पहना हुआ था और पाँव में घुंघरू बांध रखे थे। हम भी अंदर जाकर चांदनी पर बैठ गए और दाखिल होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मशकूक अफराद कौन से हैं। वो दाएं कोने में बैठे थे। दोनों हट्टे कट्टे और गुंडे टाइप थे। उन्होंने जिस्मों के गिर्द चादरें लपेट रखी थीं। ये चादरें चोकली खा रही थीं कि दोनों अफराद पूरी तरह मुसल्ला हैं। वो मकामी लोग हरगिज़ नहीं थे। अंदाज़ा होता था कि इनकी जेबें नोटों से भरी हुई हैं। वो नाचने वालियों पर बड़ी फराख दिली से नोट निछावर कर रहे थे और इसके साथ साथ फहश हरकत भी जारी रखे हुए थे। मेरा सब इंस्पेक्टर मुमताज़ गोंदल भी इन तमाशबीनों में मौजूद था। मेरी तरह वो भी सादा लिबास में था। 5-10 मिनट बाद रक्स ख़त्म हो गया। अब रात के 12 बजने वाले थे। तवाइफों की महफिल ख़त्म होने के आसार नज़र आ रहे थे। नाचने वालियाँ भी बुरी तरह थकन का शिकार नज़र आ रही थीं और उनकी हरकत में सुस्ती का अंदाज़ा होता था और वो महफिल बर्खास्त करना चाहती थीं। एक नायका औरत जो शांति की माँ थी उठी और उसके साथ ही साजिंदों ने भी अपने साथ एक तरफ रख दिए। तमाशबीन जाने के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन वो दोनों अफराद अपनी जगह फैल कर बैठने लगे। शांति की माँ इनके पास आई और बड़ी लजाजत से बोली, सेठ जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, बच्चियाँ अब थक गई हैं, कल तलक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। एक शख्स ने अपनी बुकल में हाथ डालकर 10-10 के नए नोटों की एक गड्डी निकाली और नायका के सामने फेंक दी। भाई जी, हमारा ख्याल है ये नोट तुम्हारी बच्चियों की थकावट दूर कर देंगी और तुम्हारी भी। 10-10 के नोटों की गड्डी इन दिनों बहुत बड़ी रकम थी।
नायिका की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं, लेकिन इस हैरत में लालच नहीं थी, खौफ की आमेजिश थी। वो इन दोनों अफराद से पहले ही डरी हुई थी, अब और डर गई। नहीं सेठ साहब, वो ज़रा खुश्क लहजे में बोली, हमारा काम का टाइम अब ख़त्म हो गया है। अगर हम आज आपके लिए अपना उसूल तोड़ेंगे तो कल दूसरों के लिए भी तोड़ना पड़ेगा। मैं एक बार फिर आपसे क्षमा चाहती हूँ। फरमानदाम शख्स ने धाड़ कर दूसरे तमाशबीनों को मुखातिब किया, ओए, तुम यहाँ मामे बनकर क्यों खड़े हो? जाओ अपना अपना काम करो। तुमने सुना नहीं बाई जी ने क्या फरमाया है? नाच गाने का टाइम ख़त्म हो गया है। चलो फुटो यहाँ से। उसने बाकायदा हाथ से चुटकी बजाई। सब इंस्पेक्टर समेत सब लोग दरवाजे की तरफ बढ़ गए। नायिका ने चीख कर कहा, मैं तुम दोनों से भी कह रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। कोठे का एक उंडा सूरत मुलाजिम खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो चादर पोशों से कोई बात करता, अचानक बारखाने में बिजली सी कौंध गई। एक चादर पोश ने तड़प कर टांग चलाई। ये टांग मुलाजिम के सीने पर पड़ी। एक चादर पोश ने तड़प कर अपनी टांग चलाई। ज़रब इतनी जोरदार थी कि मुलाजिम उछलकर हारमोनियम पर गिरा और इसे बराबर करता हुआ नायिका से जा टकराया। नायिका को धक्का लगा और वो चीखती हुई मुंह के बल गिर गई। नायिका की चीख में दोनों लड़कियों की सुरीली चीखें भी शामिल थीं। दफतन एक चादर पोश ने अपनी चादर के नीचे से छोटे साइज की खुदकार गन निकाल ली। मैं एक झलक देखकर पहचान गया। ये जर्मन साख्ता गन बेहद खतरनाक थी। इसमें 26 गोलियों का मैगजीन चलता था और बवक्त ज़रूरत ये ज़बरदस्त बस्ट मार सकती थी। गनबरदार शख्स तीर की तरह बगली कमरे की तरफ लपका। यकीनन वो जानता था कि शांति इसी कमरे में है। दोनों लड़कियां समझीं शायद गनबरदार इन पर झपट रहा है। वो दिलदोज़ चीखें मारती हुई जीनों की तरफ भागीं। इनके घुंघरू दूर तक छनछनाते चले गए। ये बेहद खतरनाक लम्हा थे। मुझे यकीन था कि गनबरदार शांति को देखते ही इसे गोलियों से छलनी कर देगा, और शांति ज़्यादा दूर भी नहीं थी। अपनी मौत का चेहरा देखने के लिए वो खुद ही कमरे के दरवाजे पर आ गई थी, इससे पहले कि गनबरदार इसे ठीक तरह से पहचानता और अपनी गनकारों को इसकी तरफ फेंकता। मैंने अपनी जगह से हरकत की और इसे लेता हुआ सफ़ेद चादर पर गिरा। मेरा एक हाथ खुदकार गन पर था। गनबरदार ने गन को सिंगल शॉट पर सेट कर रखा था, लिहाजा जब उसने ट्रैगर दबाया तो सिर्फ एक गोली निकली और धमाके से नायिका की टांग में जा लगी। मुझे हमलावर होते देखकर बिलाल शाह दूसरे शख्स से टकरा गया। हाथी की टक्कर हाथी ही सह सकता है, और चादर पोश हाथी नहीं था, लिहाजा टकराता हुआ एक दीवार से जा टकराया। मेरी तवज्जो एक लम्हे के लिए बिलाल शाह की तरफ गई थी। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मेरे हरीफ ने घुटने की एक जची तुली ज़रब मेरी पसलियों में रसीद की और गन पर से मेरी गिरफ्त ख़त्म करने के लिए पूरा जोर लगाया। लेकिन मैं जानता था कि गन पर से मेरी गिरफ्त ख़त्म हुई तो बालाखाने में मौत की बारिश हो जाएगी। मैंने गन की नाल को फर्श की तरफ झुका रखा था और पूरी कोशिश कर रहा था कि गनबरदार दोबारा फायर न कर सके। जोर आजमाई के दौरान ही हम उठकर खड़े हो गए। मेरी निगाह बैरूनी दरवाजे पर पड़ी। सब इंस्पेक्टर मुमताज़ रिवाइवल सोते हुए हम दोनों की तरफ आ रहा था। मैंने एक धुआंधार टक्कर मध्य मुकाबिल के चेहरे पर रसीद की और एक ज़बरदस्त झटके से गन छीन ली। लेकिन ऐन इसी वक्त जब हम हमलावरों पर हावी हो चुके थे, लाइट चली गई। बालाखाने में घुप अंधेरा छा गया। इस तारीकी में साजिंदों की आवाज़ों और तवाइफों की चीखों पुकार के सिवा कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे महसूस हुआ कि हमलावर फरार हो रहे हैं। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन बिलाल शाह ने इतनी ज़ोर से मुझे झपट्टा मारा कि मेरी सांसें रुक गईं। पहली बार मुझे अंदाज़ा हुआ कि बिलाल शाह के जिन जफ्फे में कितनी ताकत है। मैंने उसके सर पर 2 हथकड़ मारते हुए कहा, ओए खोते, छोड़, ये मैं हूँ। बिलाल शाह पर तो जैसे भूत सवार था। मुझे छोड़ते छोड़ते भी उसने 3-4 सेकंड लगा दिए। सब इंस्पेक्टर मुमताज़ गोंदल ने दिया सलाई रोशन की और हम इस काबिल हुए कि दरवाजे तक पहुंच सकें। जीने फलांगते हुए हम नीचे सड़क पर पहुंचे। दरवाजे के सामने लोगों का हिजूम था। वो फायर की आवाज़ और तवाइफों की चीखों पुकार सुनकर जमा हुए थे। इनके दरमियान से रास्ता बनाता हुआ मैं बाजार में आया। चादर पोशों का दूर दूर तक पता नहीं था। ऊपर बालाखाने में कोहराम मचा हुआ था। सब इंस्पेक्टर अपने हमले के साथ मुलजिमों की तलाश में रवाना हो चुका था। बिलाल शाह भी इसके साथ था। मैं वापस बालाखाने में आ गया। यहाँ मोमबत्तियाँ जलाई जा चुकी थीं। एक लालटेन भी रोशन की जा चुकी थी। नायिका चारपाई पर लोटपोट हो रही थी।
गोली उसकी पिंडी में लगी थी और गोश्त फाड़कर निकल गई थी। जख्म से निकलने वाले खून ने बेदाग चांदनी का नाश मार दिया था। पहले नायिका के जख्म का खून बंद किया गया, फिर बालाखाने के मुलाजिम इसे डॉक्टर के पास ले गए। इस दौरान शांति का मामू जगदीश भी कहीं से आ गया। अपनी बहन के जख्मी होने का सुनकर वो सख्त गुस्से में आ चुका था और खौफजदा हुआ और फौरन उसके पीछे रवाना हो गया। मैं देख रहा था कि सिर्फ बालाखाने में लाइट गई हुई है, बाकी सारा बाजार रोशन है। मैं मेन स्विच तक पहुंचा और ये देखकर हैरान रह गया कि मेन स्विच ऑफ है। यकीनन ये चादर पोशों के किसी साथी का काम था और ये भी हो सकता था कि इसी मुखबिर ने काम दिखाया हो जिसकी निशानदेही बिलाल शाह ने की थी और जो इस बाजार में शांति के आसपास कहीं मौजूद था। मैंने मेन स्विच ऑन किया और बालाखाना रोशन हो गया। बड़े कमरे में अबतरी फैली हुई थी, कई चीज़ें टूट फूट गई थीं। बिलाल शाह का एक जूता भी वहीं पड़ा था। गालिबन वो एक जूते के साथ ही मुलजिमान के ताक़ुब में रवाना हो गया था। खून आलूद चांदनी पर मुझे चंद और अशिया भी दिखाई दी। कुछ रेजगारी थी जो बिलाल शाह की जेब से गिरी थी या हमलावरों की जेब से। एक बोसीदा सा कलम था, 2 चाबियाँ थीं और एक कागज़ जिस पर बहुत सी जमा तफरीक की गई थी। ये कागज़ और दोनों चाबियाँ हमलावरों की मिल्कियत थीं। कागज़ की पुष्ट पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींची गई थीं। साफ पता चलता था कि किसी को कोई एड्रेस समझाने की कोशिश की गई है। एक सड़क का नाम हांस रोड लिखा था और थोड़ा सा आगे दायरा खींचकर शाहनगर का चौक लिखा गया था। मैंने ये कागज़ संभाल कर अपनी जेब में रख लिया। चाबियाँ और खुदकार गन पहले ही मेरी तहवील में थी। बालाखाने के मकीनों को कुछ पता नहीं था कि यहाँ क्या ड्रामा हुआ है। सब इंस्पेक्टर और बिलाल शाह यहाँ से 3 रोज़ से यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन शांति इस बात से बेखबर थी कि इन दोनों का ताल्लुक पुलिस से है। वो हंगामे के बाद भी यही समझ रही थी कि ये शराबी तमाशबीनों का दंगा फसाद है, लेकिन मुझे पहचानने के बाद उसका माथा ठनका और उसके जहन में दबे हुए खदशात पूरी शिद्दत से सर उठाने लगे। मैंने महसूस किया कि वो हंगामे से इतनी ज़्यादा खौफजदा नहीं हुई थी जितनी अब मुझे पहचान कर हो रही है। वो मुझसे कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन पूछ नहीं पा रही थी। आखिर बहुत हिम्मत करके वो मेरे पास आई और बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैं अकेले में आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मैंने कहा, यहाँ ही पूछ लो, यहाँ कौन सुन रहा है? वो लरसती हुई आवाज़ में बोली, आप अचानक यहाँ कैसे पहुँच गए हैं? मैंने कहा, तुम इसे एक इत्तेफाक समझ सकती हो। तुमसे केस के सिलसिले में 1-2 सवालात पूछने के लिए आया था। इसने खौफजदा नज़र से मेरी तरफ देखा और रुक रुक कर बोली, मेरा ख्याल है कि आप मुझसे छुपा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इससे पहले मेरे पति की हत्या की है। बताएं, ये वही है ना? अपने सवाल के बोझ से उसका सारा वजूद लरज़ रहा था। खूबसूरत आंखों में न जाने कहाँ से मौत की परछाइयाँ उतर आई थीं। मैंने बेहतर समझा कि फौरी तौर पर उसके शक को यकीन में न बदलूं। मैंने उसे तसल्ली तशफ़ी दी और कहा कि वो गलत रुख पर सोच रही है। इसी दौरान बिलाल शाह और सब इंस्पेक्टर मुमताज़ गोंदल वापस आ गए। मैं इनसे हालात जानने के लिए बालाखाने से उतर आया। हस्ब तवक्को वो नाकाम लौटे थे। चादर पोशों का कहीं कोई खोज नहीं मिला था। इंस्पेक्टर गोंदल ने ख्याल जाहिर किया कि मुलजिमों के साथी किसी करीबी गली में मौजूद थे और उनके पास सवारी भी थी। मुमकिन है कि जीप वगैरह हो। बालाखाने से उतरते ही वो जीप पर सवार हुए और निकल गए। हालांकि बिलाल शाह का ख्याल इससे मुख्तलिफ था। इसका कहना था कि वो लोग इतनी जल्दी रफू चक्कर नहीं हो सकते। वो अभी तक इसी बाजार में कहीं छुपे हुए हैं और हो सकता है कि इसी मुखबिर ने इन्हें ठिकाना भी फराहम किया हो जो अब तक इससे ताउन करता रहा है। बिलाल शाह इन दिनों बड़ी फॉर्म में था और उसका जहन तेज़ी से काम कर रहा था। मैंने बिलाल शाह की इस राय से इत्तेफाक किया कि बाजार की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश जारी रखनी चाहिए। बिलाल शाह और सब इंस्पेक्टर को तलाश के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत देकर मैं थाने वापस आ गया। मेरी सारी तवज्जो इस कागज़ की तरफ थी जो मौके से मिला था। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि अगर हम मुलजिमान को ना पकड़ सके तो फिर यही कागज़ सबसे अहम खोज साबित होगा। सब इंस्पेक्टर मुमताज़ और बिलाल शाह की वापसी अगले रोज़ 10-11 बजे के लगभग हुई। वो हमलावरों का सुराग लगाने में नाकाम रहे थे। ना ही इन्हें ये पता चल सका था कि ऐन लड़ाई के वक्त बालाखाने की लाइट किसने ऑफ की थी। सब इंस्पेक्टर ने बालाखाने के मुलाजमीन के अलावा इस इमारत में मौजूद दीगर अफराद से भी पूछगछ की थी, मगर मकसद हासिल नहीं हुआ था। अगले रोज़ हमने अपनी तमाम तर तवज्जो इस कागज़ पर मरकूज़ कर दी जो मौका वारदात से मिला था। जैसा कि मैंने बताया है, इस कागज़ पर
एक नक्शा सा बना हुआ था और कोई टूटी फूटी तहरीर में हांस रोड और शाहनगर चौक के अल्फाज लिखे थे। मेरे इल्म के मुताबिक जालंधर या कपूरथला में तो इस नाम की कोई सड़क या चौक नहीं थी। ध्यान बार बार राजस्थानी इलाके की तरफ जा रहा था। मुमकिन था कि राजस्थान का कोई शहर या कस्बा हो। शांतिबाई का नौउम्र आशिक अमित सिंह खुले लफ्जों में ये बता चुका था कि जमील अहमद अपनी शक्ल और सूरत और बोलचाल से राजस्थानी नजर आता था। मैं देख रहा था कि सिर्फ बालाखाने में लाइट गई हुई है, बाकी सारा बाजार रोशन है। मैं मेन स्विच तक पहुंचा और ये देखकर हैरान रह गया कि मेन स्विच ऑफ है। यकीनन ये चादर पोशों के किसी साथी का काम था और ये भी हो सकता था कि इसी मुखबिर ने काम दिखाया हो जिसकी निशानदेही बिलाल शाह ने की थी और जो इस बाजार में शांति के आसपास कहीं मौजूद था। मैंने मेन स्विच ऑन किया और बालाखाना रोशन हो गया। बड़े कमरे में अबतरी फैली हुई थी। कई चीज़ें टूट गई थी। बिलाल शाह का एक जूता भी वहीं पड़ा था और गालिबन वो एक जूते के साथ ही मुल्ज़िमान के ताक़ुब में रवाना हो गया था। खून आलूद चांदनी पर मुझे चंद और अशिया भी दिखाई दी। कुछ रेज़गारी थी जो बिलाल शाह की जेब से गिरी थी या हमलावरों की जेब से। एक बोसीदा सा कलम था, 2 चाबियाँ थीं और एक कागज़ जिस पर बहुत सी जमा तफरीक की गई थी। ये कागज़ और दोनों चाबियाँ हमलावरों की मिल्कियत थीं। कागज़ की पुष्ट पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींची गई थीं। साफ पता चलता था कि किसी को कोई एड्रेस समझाने की कोशिश की गई है। एक सड़क का नाम हांस रोड लिखा था और थोड़ा सा आगे दायरा खींचकर शाहनगर का चौक लिखा गया था। मैंने ये कागज़ संभाल कर अपनी जेब में रख लिया। चाबियाँ और खुदकार गन पहले ही मेरी तहवील में थी। बालाखाने के मकीनों को कुछ पता नहीं था कि यहाँ क्या ड्रामा हुआ है। सब इंस्पेक्टर और बिलाल शाह यहाँ 3 रोज से आ रहे थे, लेकिन शांति इस बात से बेखबर थी कि इन दोनों का ताल्लुक पुलिस से है। वो हंगामे के बाद भी यही समझ रही थी कि ये शराबी तमाशबीनों का दंगा फसाद है, लेकिन मुझे पहचानने के बाद उसका माथा ठनका और उसके जहन में दबे हुए खदशात पूरी शिद्दत से सर उठाने लगे। मैंने महसूस किया कि वो हंगामे से इतनी खौफज़दा नहीं हुई थी जितना अब मुझे पहचान कर हो रही है। वो मुझसे कुछ पूछना चाह रही थी लेकिन पूछ नहीं पा रही थी। आखिर बहुत हिम्मत करके वो मेरे पास आई और बोली, इंस्पेक्टर, मैं अकेले में आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मैंने कहा, यहाँ ही पूछ लो, यहाँ कौन सुन रहा है। वो लरजती आवाज़ में बोली, आप अचानक यहाँ कैसे पहुँच गए हैं? मैंने कहा, तुम इसे एक इत्तेफाक समझ सकती हो। तुमसे केस के सिलसिले में 1-2 सवालात पूछने थे, लिहाजा चला आया। उसने खौफज़दा नज़रों से मेरी आंखों में देखा और रुक रुक कर बोली, मेरा ख्याल है कि आप मुझसे छुपा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इससे पहले मेरे पति की हत्या की है। बताएं, ये वही है ना? अपने सवाल के बोझ से उसका सारा वजूद लरज़ रहा था। खूबसूरत आंखों में न जाने कहाँ से मौत की परछाइयाँ उतर आई थीं। मैंने बेहतर समझा कि फौरी तौर पर उसके शक को यकीन में न बदलूं। मैंने उसे तसल्ली तशफ़ी दी और कहा कि वो गलत रुख पर सोच रही है। इसी दौरान बिलाल शाह और सब इंस्पेक्टर मुमताज़ गोंदल वापस आ गए। मैं इनसे हालात जानने के लिए बालाखाने से उतर आया। हस्ब तवक्को वो नाकाम लौटे थे। चादर पोशों का कहीं कोई खोज नहीं मिला था। इंस्पेक्टर गोंदल ने ख्याल जाहिर किया कि मुलजिमों के साथी किसी करीबी गली में मौजूद थे और उनके पास सवारी भी थी। मुमकिन है कि कोई जीप वगैरह हो। बालाखाने से उतरते ही वो जीप पर सवार हुए और निकल गए। ताहम बिलाल शाह का ख्याल इससे मुख्तलिफ था। उसका कहना था कि वो लोग इतनी जल्दी रफू चक्कर नहीं हो सकते थे। वो अभी तक किसी बाजार में कहीं छुपे हुए हैं और हो सकता है कि इसी मुखबिर ने उन्हें ठिकाना दिया हो जो अब तक उससे ताउन करता रहा है। बिलाल शाह इन दिनों बड़ी फॉर्म में था और उसका जहन तेजी से काम कर रहा था। मैंने बिलाल शाह की इस राय से इत्तेफाक किया कि बाजार की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश जारी रखनी चाहिए। बिलाल शाह और सब इंस्पेक्टर को तलाश के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत देकर मैं थाने वापस आ गया। मेरी सारी तवज्जो इस कागज़ की तरफ थी जो मौके से मिला था। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि अगर हम मुल्जिमान को ना पकड़ सके तो फिर यही कागज़ सबसे अहम खोज साबित होगा। सब इंस्पेक्टर मुमताज़ और बिलाल शाह की वापसी अगले रोज़ 10-11 बजे के लगभग हुई। वो हमलावरों का सुराग लगाने में नाकाम रहे थे। ना ही इन्हें ये पता चल सका था कि ऐन लड़ाई के वक्त बालाखाने की लाइट किसने ऑफ की थी। सब इंस्पेक्टर ने बालाखाने के मुलाजमीन के अलावा इस इमारत में मौजूद दीगर अफराद से भी पूछगछ की, मगर मकसद हासिल नहीं हुआ था। अगले रोज़ हमने अपनी तमाम तर तवज्जो इस कागज़ पर मरकूज़ कर दी जो मौका वारदात से मिला था। जैसा कि मैंने बताया है, इस कागज़ पर एक नक्शा सा बना हुआ था
और कोई टूटी फूटी तहरीर में हांस रोड और शाहनगर चौक के अल्फाज लिखे थे। मेरे इल्म के मुताबिक जालंधर या कपूरथला में तो इस नाम की कोई सड़क या चौक था नहीं। ध्यान बार बार राजस्थानी इलाके की तरफ जा रहा था। मुमकिन था कि ये राजस्थान का कोई शहर या कस्बा हो। शांतिबाई का नौउम्र आशिक अमित सिंह खुले लफ्ज़ों में ये बता चुका था कि जमील अहमद अपनी शक्ल सूरत और बोलचाल से राजस्थानी नज़र आता था। इसके अलावा कल बालाखाने में जिन अफराद से हमारी मुठभेड़ हुई थी, उनके खदोखाल भी कुछ कुछ राजस्थानियों जैसे थे। हो सकता था कि इस कहानी की शुरुआत राजस्थान के किसी शहर या गांव से हुई हो। हमारे थाने के एक मुलाजिम सर्वजीत का ताल्लुक सूरत नगर से था। सूरत नगर राजस्थान के सूबे में है। याद रहे कि ये वो सूरत नगर नहीं जहां कुछ अर्से पहले ताउन की वबा फूटी थी। वो सूरत सूबे गुजरात में मुंबई के करीब है। मैंने सर्वजीत को अपने सब इंस्पेक्टर मुमताज़ के साथ फौरन सूरत रवाना कर दिया और उन्हें हिदायत की कि वो इर्द गिर्द के बड़े शहरों और कस्बों में हांस रोड और शाहनगर का सुराग लगाएं। ये काम जितना मुश्किल नज़र आता था, इतना मुश्किल था नहीं। हर शहर और कस्बे में एक जनरल पोस्ट ऑफिस होता है। यहाँ से शहर के हर गली महल्ले का सुराग लगाया जा सकता है। इस सिलसिले में डाकिया हजरात और अखबार फरोश भी बहुत मदद कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर मुमताज़ मुश्किल पसंद शख्स था। मुझे यकीन था कि वो अपना काम हिम्मत से करेगा और अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी थी और ये जिम्मेदारी थी शांति की हिफाजत की। शांति को इस चक्कर में फंसाने वाला बिलाल शाह था। उसने काम तो अक्लमंदी का किया था, लेकिन ये अक्लमंदी किसी भी वक्त शांति की जान ले सकती थी। इस पर पहला हमला तो नाकाम हो चुका था, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि पहला हमला आखिरी भी हो। अगर बिलाल शाह के मंसूबे की वजह से इसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ न कर सकता था। मैंने फौरी तौर पर मकामी थानेदार से राब्ता कायम किया और 2 मुसल्लह सफ़ेद पोश शांति की हिफाजत पर मुकर्रर कर दिए। ये निगरानी 3 शिफ्टों में 24 घंटे होना थी। बिलाल शाह अपने मंसूबे की कामयाबी पर बहुत खुश था और उसका खुश होना उसका हक भी बनता था। उसकी प्लानिंग तवक्कुआत से बढ़कर कामयाब रही थी। ये भी साबित हो गया था कि बाजार में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो हर खबर नामालूम कातिलों तक पहुंचा देता है। इसी शख्स की मुखबिरी पर चादर पोश शांति के बालाखाने तक पहुंचे थे और उसे कत्ल करने की कोशिश की थी। अगर हम चौकस न होते तो यकीनन वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते, लेकिन जिस तरह शांति खुशकिस्मत साबित हुई थी, इसी तरह हमलावरों की खुशकिस्मती ने भी जोर पकड़ा था। ठीक इसी वक्त जब हमलावर काबू आने वाले थे, बालाखाना तारीकी में डूब गया था। बिलाल शाह के अंदाजे चूँकि दुरुस्त साबित हुए थे, इसलिए वो बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहा था। उसका कहना था कि वो सिर्फ मेरी खातिर 7-8 दिन बिला नागा इस बाजार में जाता रहा है और न चाहते हुए भी दिल पर जबर करके नाच गाना देखता रहा है। इस सिलसिले में उसके करीबन 300 रुपये खर्च हो चुके हैं, लिहाजा ये 300 रुपये मुझे अदा करने चाहिए। उसने बाकायदा एक बिल बना रखा था जिस पे फर्दन फर्दन सारा खर्चा लिखा हुआ था। मसलन किराया 20 रुपये, खाना 50 रुपये फलां भाई पर निछावर किए थे। मैंने गौर से ये लिस्ट देखी। क्या देख रहे हैं? वो लड़का बीवियों की तरह पर फैलाकर बोला। मैंने कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। नाच गाना तो दिल पे जबर करके देखा जा सकता है, लेकिन खाना दिल पर जबर करके कैसे खाया जा सकता है? इस लिस्ट के मुताबिक तुमने दिल पर जबर करके जो कुछ खाया है, इसमें टिक्के कबाब हैं, रोस्ट मुर्गी है, खीर, पुलाव, कोरमा सभी कुछ शामिल है। पूरे 50 रुपये का बिल है। इससे तो बेहतर था कि तुम दिल पर जबर ही न करते, जो रूखी सूखी दिल चाहता खा लेते। उसने उंगली उठाई। देखें खान साहब, आप फिर दिल जलाने वाली बातें करने लगे हैं। यकीन करें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मैं जानता था कि इसकी परेशानी 300 रुपये वसूल किए बगैर कम नहीं होगी, लिहाजा मैंने मुतफ़द्दे के अखराजात का एक वाउचर बनाया और शाम तक उसे अदायगी कर दी। सब इंस्पेक्टर मुमताज़ गोंदल की वापसी का मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। वो खुद तो नहीं आया, लेकिन 7वें-8वें रोज़ उसकी कॉल आ गई। उसकी आवाज़ में कामयाबी का जोश था। वो राजगढ़ के टेलीग्राफ ऑफिस से बोल रहा था। उसने बताया कि मतलूबा पते का सुराग लग गया है। ये पता राजगढ़ शहर का है। उसने कहा, नवाज साहब, मकामी थानेदार ने काफ़ी अरसा अमृतसर और जालंधर में गुजारा है। उसका नाम धर्मराज है। वो ज़ाती तौर पर आपको जानता है। मुझे इसने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई है। मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी तरह यहाँ आ जाएं तो अहम मालूमात हासिल हो सकती हैं।
रेलगाड़ी पर अमृतसर से राजगढ़ तक का सफ़र 12-14 घंटे में तय हो जाता था। मैं मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में इससे पहले भी 2-3 मरतबा राजगढ़ जा चुका था। वैसे भी एक दिन बाद हज और बकरीद की छुट्टियां शुरू हो रही थीं। मैंने फैसला किया कि अगर जमील अहमद के अंधे कत्ल का खोज मिल रहा है तो मुझे ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए और फ़ौरन राजगढ़ पहुंचना चाहिए। मैंने इसी रोज़ शाम को थाने का चार्ज सिख ASI के सुपुर्द किया और बजरिया ट्रेन राजगढ़ रवाना हो गया। ईद के सबब ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर खूब गहमा गहमी थी। इस गहमा गहमी से लुत्फ़अंदोज़ होता, कभी सोता और कभी जागता। मैं अगले रोज़ अलग सुबह राजगढ़ जा उतरा। सब इंस्पेक्टर मुमताज़ मुझे सब कुछ बता चुका था, लिहाजा मतलूबा पता ढूंढने में मुझे ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। मुमताज़ और सरजीत दोनों एक ही मकान में ठहरे हुए थे। यह मकान सरजीत के किसी रिश्तेदार का था। मैंने भी वहां जाकर डेरा जमा दिया। मुमताज़ ने मकामी थानेदार का नाम धर्मराज बताया था। मुझे ये नाम कुछ कुछ याद आ रहा था और लगता था कि इस शख्स से पहले भी मुलाकात हो चुकी है, ताहम सूरत जहन में नहीं आ रही थी। इसी रोज़ दोपहर को मैं और मुमताज़ धर्मराज से मिले। इसे देखते ही मैं पहचान गया, वो भी मुझे पहचान गया था। और सलाम दुआ के बाद हम इंस्पेक्टर राज के दफ्तर में ही जा बैठे। वो 40-45 वर्ष का एक फरबा अंदाम शख्स था। जालंधर में वो काफ़ी अरसे मेरे मातहत काम करता रहा था। इस वक्त वो महज हवलदार था। बाद में एक पुलिस मुकाबले में आला कारकर्दगी दिखाने पर उसे खुसूसी तरक्की मिली थी और आज वो इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ था। धर्मराज हमेशा से खुश्क मिजाज और कमगो था। इस वक्त भी उसके चेहरे पर बशाशत नाम को नहीं थी। बहुत थका हुआ और निढाल नजर आता था। मैंने उसके स्याह बूटों पर गर्द की तह देखी थी। ऐसी ही गर्द उसकी वर्दी के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी नजर आ रही थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कहीं दूर से आया है। मैंने इस बारे में पूछा तो तस्दीक हो गई। वो सिगरेट सुलगाते हुए बोला, एक तफ्तीश के चक्कर में दही इलाके में गया हुआ था। आजकल बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है काम का। बस यूं समझ लें कि घन चक्कर बने हुए हैं। कोई ख़ास बात है? मैंने पूछा। ख़ास ही समझ लें जी, उसने गहरे कश लेते हुए कहा। जान शिकंजे में आई हुई है। कुछ दिनों से टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। हर महीने औसतन 5-6 वारदातें सिर्फ राजगढ़ में हो रही हैं। अब तो ड्राइवरों ने रात 8-9 बजे के बाद टैक्सी चलाना ही बंद कर दिया है। ये सिलसिला जारी रहा तो हो सकता है कि राजगढ़ में टैक्सी नज़र ही ना आए। इंस्पेक्टर राज ने मुझे एक फ़ाइल दिखाई। इसमें उन वारदातों की तफसील थी जो पिछले 5-6 माह में हुई थीं। कुछ टैक्सी ड्राइवरों को टैक्सी समेत अगवा किया गया था, कुछ को अगवा करने की कोशिश की गई थी और कुछ से टैक्सी छीन ली गई थी। करीबन 3 माह पहले ये सिलसिला अचानक ख़त्म हो गया था। 2-2.5 माह मुकम्मल सुकून रहा था, लेकिन अब फिर इक्का दुक्का वाक़या शुरू हो गए थे। दफ़तन मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा। मैंने अपनी जेब से मकतूल जमील अहमद की तस्वीर निकाली। ये तस्वीर मुझे उसकी बीवी शांताबाई के पास से मिली थी। इस तस्वीर में वो दोनों शादी का लिबास पहने, हाथों में हाथ डाले खड़े थे। मैंने ये तस्वीर इंस्पेक्टर राज को दिखाते हुए कहा, कहीं ये बंदा भी तो टैक्सी ड्राइवर नहीं है? इंस्पेक्टर राज ने गौर से तस्वीर को देखकर कहा, ये शक्ल पहले तो नज़र से नहीं गुजरी। नाम क्या है इसका? जमील अहमद, मैंने कहा। इंस्पेक्टर राज ने फाइल उठाकर वक्त गिरदानी शुरू कर दी। मैं धड़कते दिल से नतीजे का इंतज़ार करने लगा। अगर जमील ने शांता को अपना इस्लामी नाम दुरुस्त बताया था तो इस फाइल से उसका सुराग लग सकता था। फाइल देखते देखते इंस्पेक्टर राज ने कहा, वालिद का नाम मोहम्मद रमज़ान है। वालिद का नाम तो मालूम नहीं, मैंने कहा। मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज़ हो गई थी। सब इंस्पेक्टर मुमताज़ का भी यही हाल होगा। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि एक नाम जमील अहमद है तो सही इसमें, अब मालूम नहीं यही तस्वीर वाला है या कोई और है। मैंने पूछा कि तारीख़ वारदात क्या है? इंस्पेक्टर ने देखकर बताया, 15 मार्च, वक्त शाम 5 और 7 के दरमियान है। मैंने जल्दी से हिसाब लगाया। करीबन यही वो दिन थे जब जमील अहमद अमृतसर में वारिद हुआ था और शांतिबाई के कोठे पर पहुंचा था। मैंने इंस्पेक्टर राज से फाइल लेकर वारदात की तफसील देखना शुरू की। जमील अहमद वल्द मोहम्मद रमज़ान, सकना बोहड़ कॉलोनी, 15 मार्च की दोपहर अपनी नई मोर्स टैक्सी पर काम के लिए निकला। अगले सुबह 10 बजे तक उसकी वापसी नहीं हुई, ना ही उसके घर वालों को उसके बारे में कोई इत्तला मिली। उन्होंने थाने से रिजू किया। थानेदार ने कच्ची रिपोर्ट लिखकर तलाश का काम शुरू किया, लेकिन शाम तक टैक्सी और जमील अहमद का कोई खोज नहीं मिला। जमील अहमद के दोस्तों और मुख्तलिफ टैक्सी ड्राइवरों से पूछगछ के बाद पता चला
کہ جمیل کو آخری بار 5 بجے کے قریب لاری اڈے کے ٹیکسی اسٹینڈ پر دیکھا گیا تھا۔ وہاں سے سواری اٹھانے کے بعد وہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ میں نے انسپکٹر راج سے کہا کہ میں فوری طور پر جمیل احمد کے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر راج نے کہا کہ نواز صاحب، تم کہو اور ہم انکار کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بات کیا ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں انسپکٹر راج کو ساری روایت سنا دی۔ جمیل احمد، شانتی بائی کی شادی، جمیل کے قتل اور شانتی کے کوٹھے پر چادر پوشوں کے حملے کے علاوہ جو بھی ضروری باتیں تھیں میں نے انسپکٹر راج کو بتا دیں۔ انسپکٹر راج کے بیزار چہرے پر دلچسپی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وہ بڑے دھیان سے میری باتیں سنتا رہا، پھر 1 منٹ کی اجازت لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں سے اس نے 1-2 جگہ ٹیلی فون کیا اور واپس ہمارے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، نواز صاحب، میں نے جمیل کے بڑے بھائی کو یہیں بلا لیا ہے، بس آدھ پون گھنٹے میں یہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ انسپکٹر راج نے بتایا کہ یہ کیس اب اسے کچھ یاد آ گیا ہے۔ لڑکے کی والدہ کو کئی دن غشی کے دورے پڑتے رہے تھے۔ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ ایک بڑا بھائی ہے جو آٹو ورک شاپ چلاتا ہے، مغوی، نمازی اور دیندار نوجوان تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران 2 ہیڈ کانسٹیبل ایک جواں سال شخص کو لیے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ اس شخص کی صورت دیکھتے ہی مجھے لگا کہ ہم منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس کا رنگ روپ اور چہرہ جمیل سے ملتا جلتا تھا۔ جو تھوڑا بہت شک تھا وہ بھی جلد دور ہو گیا۔ جب میں نے اسے جمیل کی تصویر دکھائی تو وہ سرتاپا لرزنے لگا، گلوگیر آواز میں بولا، یہ تصویر آپ کو کہاں سے ملی؟ اور یہ لڑکی؟ میں نے سوالیہ نظر سے انسپکٹر راج کی طرف دیکھا، وہ بھی سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اب ہمارے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ جمیل احمد کے بھائی کو جمیل کی موت سے باخبر کیسے کیا جائے۔ بھائی کی تصویر دیکھنے کے بعد وہ بے حد پر امید نظر آنے لگا تھا۔ لب تھرا رہے تھے اور اشکبار آنکھوں میں یہ سوال تھا کہ اس کا بھائی کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ چہرہ جسے دیکھنے کے لیے 5 ماہ سے ان سب کی آنکھیں ترس رہی ہیں؟ میں نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا کہ تم جوان شخص ہو اور جوان وہی ہوتا ہے جو ہمت سے کام لے۔ ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اس کا چہرہ ایک دم زرد ہو گیا۔ میرا بھائی خیریت سے تو ہے نا؟ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ نہیں، تمہارا بھائی خیریت سے نہیں ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ کیا ہوا اسے؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں، میں نے کہا۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آہ و بکا دل ہلا دینے والی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو یاد کر رہا تھا۔ اگلے 10-12 گھنٹوں میں سب کچھ واضح ہو گیا۔ مقتول جمیل احمد اپنے 2 بھائیوں اور والدہ کے ساتھ بوہر کالونی کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ دونوں بڑے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور جمیل احمد کی شادی 3-4 ماہ میں ہونے والی تھی۔ مارچ کو 15 تاریخ کو وہ ٹیکسی لے کر گھر سے نکلا اور پھر واپس نہیں آیا۔ جمیل احمد ان بد نصیب افراد میں شامل تھا جو پچھلے چند مہینوں میں اغوا اور ڈکیتی کی وارداتوں کا شکار ہوئے تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس دوران کم و بیش 20 ٹیکسیاں چھینی گئی تھیں اور کئی ڈرائیور ٹیکسی سمیت لاپتہ ہو چکے تھے۔ وہ سیدھا سادہ دور تھا۔ اخبار اور ٹیلی ویژن واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرتے تھے۔ واقعات کو بڑھانے چڑھانے کا زمانہ ہوتا تھا تو ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ پیش آنے والے یہ واقعات پورے ملک میں تہلکہ مچا دیتے۔ لیکن یہاں راج گڑھ شہر میں بھی بہت سے لوگوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ کیا سلسلہ شروع ہے۔ صرف ٹیکسی ڈرائیوروں میں خوف پایا جاتا تھا یا پولیس والے جانتے تھے کہ یہ واقعات کتنے تسلسل سے ہو رہے ہیں۔ شہر میں کم از کم 4 تھانوں میں ایسی وارداتوں کی رپورٹیں درج ہو چکی تھیں۔ ان تمام تھانوں کے ایس ایچ او اپنے اپنے طور پر ان جرائم کی تفتیش کرتے رہے تھے۔ کچھ عادی کار چور اور جرائم پیشہ گرفتار بھی کیے گئے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر ابھی تک ایک بھی اغوا شدہ ڈرائیور برآمد نہیں ہو سکا تھا۔ ہاں، 2-3 ٹیکسیاں ضرور ہاتھ لگ گئی تھیں۔ ان میں سے ایک ٹیکسی کسی مارکیٹ کے باہر کھڑی تھی، جبکہ باقی ٹیکسیاں دیہاتی ڈرائیوروں نے نامعلوم افراد سے اونے پونے میں لی تھیں۔ روز میں انسپکٹر راج کے ہمراہ پولیس ہیڈ کوارٹر گیا اور ڈی ایس پی صاحب سے طویل ملاقات کی۔ اس ملاقات میں کیس کے تمام پہلو زیر غور آئے۔ اس کیس میں میری دلچسپی دیکھ کر ڈی ایس پی بہت متاثر ہوا۔ وہ مجھے اور راج کو ایس ایس پی صاحب کے پاس لے گیا۔ ایس ایس پی خود بھی ان وارداتوں کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ماتحت صرف کارروائیاں ڈال رہے ہیں، اصل مجرم ان کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ ایس ایس پی غائبانہ طور پر مجھے جانتا تھا۔ اس نے میری گزارشات پڑھیں، دھیان سے سنی اور گفتگو کے دوران ایک سادہ کاغذ پر نوٹس لیتا رہا۔ بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوئی۔
इस गुफ्तगू का नतीजा ये निकला कि केस की तफ्तीश नए सिरे और नए अज़्म से शुरू करने का फैसला किया गया। मैंने अपनी खिदमात रज़ाकाराना तौर पर पेश की और कहा कि इस केस के सिलसिले में एसएसपी साहब मुझसे जो काम लेना चाहते हैं ले लें। एसएसपी साहब ने अपनी निगरानी में 3 टीमें तश्कील दी और इन्हें राजगढ़ के अंदर और बाहर मुख्तलिफ काम सौंप दिए। एक टीम का काम आदि कार चोरों की तलाश और गिरफ्तारी थी। एक टीम को कबायली इलाकों की तरफ रवाना किया गया ताकि अगर टैक्सी चोरों ने माल मसरूका आज़ाद इलाके में फ़रोख्त करने की कोशिश की है तो इसका खोज लगाया जा सके। मेरे और इंस्पेक्टर राज के ज़िम्मे नाकाबंदी का काम आया। हमें मुनासिब मौक़ों पर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में नाके लगाने थे और गाड़ियों के कागजात की जांच पड़ताल करना थी। ये सरगर्मियां तकरीबन 15-20 रोज़ जारी रहीं, लेकिन इसके बाद फिर तफ्तीश की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी। अंदाज़ा हो रहा था कि इस तफ्तीशी मुहिम का अंजाम भी वही होना है जो पहली मुहिमों का हो चुका है। मेरी निगाह में शांति का चेहरा घूमने लगा। बिलाशुबा वो एक बुरी औरत थी, लेकिन इसके बुरे होने की सज़ा ये नहीं थी कि इसे नामालूम कातिलों के मुकाबले में तन्हा छोड़ दिया जाता, और फिर ऐसी सूरत में कि वो कातिल हमने खुद ही उसके पीछे लगाए थे। इससे बड़ी खुदगर्जी और बेहिसी और कोई हो ही नहीं सकती थी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि शांति को चारे के तौर पे इस्तेमाल करके हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, और इससे भी बड़ा गुनाह ये होगा कि हम उसे इन हालात के रहम व करम पर छोड़कर दूसरे कामों में लग जाएं। और फिर ये एक शांति का मामला नहीं था, इन तमाम लोगों की दाद रसी का मामला भी था जो इन वारदातों का शिकार होने वाले थे। एक दिन आधी शब को अपने बिस्तर के करीब टहलते टहलते मैंने एक फ़ैसला किया। फ़ैसला कुछ अजीब सा था, लेकिन ऐसे अजीब फैसले मैं पहले भी कर चुका था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद एक टैक्सी ड्राइवर का रूप धार लूं और रात के औकात में इन इलाकों में टैक्सी चलाऊं जहां इससे पहले वारदातें हो चुकी हैं। अगर मैं शांति को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था तो फिर खुद को चारा बनाने में मुझे कोई आर नहीं होना चाहिए थी। वो एक खबज़दा रात थी। हवा बिल्कुल थमी हुई थी। रात का 1 बज चुका था। सड़कें सुनसान और गलियां वीरान नजर आती थीं। मैं रूट नंबर 18 के आखिरी बस स्टॉप पर खड़ा था। मेरे पास एक नई टैक्सी थी और मैं बिल्कुल अकेला था। इससे पहले इसी स्टॉप से मुख्तलिफ औकात में 2 टैक्सियां ड्राइवरों समेत लापता हो चुकी थीं। राजगढ़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टैक्सी दौड़ाते हुए आज मुझे चौथा रोज़ था। एसएसपी साहब की हिदायत पर मुझे एक नई टैक्सी फराहम कर दी गई थी। मैं इससे पहले 4 बजे के लगभग टैक्सी लेकर निकला था। मैंने शहर के कुछ इलाके चुन रखे थे। इन इलाकों में मैं रात 10 बजे के बाद टैक्सी चलाता था। हिफाजत के लिए मेरे पास सिर्फ एक रिवॉल्वर था जो मैंने ड्राइवर सीट के नीचे छुपा कर रखा हुआ था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पसीना धारों की सूरत बह रहा था, इसलिए मैं घबराकर टैक्सी से बाहर चला आया। बस स्टॉप के इर्द गिर्द चंद दुकानें थीं। एक एक करके वो सब बंद हो गई थीं। अब सिर्फ पंक्चर लगाने वाली एक दुकान खुली थी। वहाँ 2-3 नशई बैठे गप्पे हाँक रहे थे। दफतन में एक आवाज़ सुनकर चौंका। ये मोटरसाइकिल की आवाज़ थी और मेरे ऐन अक़ब से आई थी। दरमियानी उम्र का एक शख्स मोटरसाइकिल समेत मेरे बिल्कुल करीब आन खड़ा हुआ। भाई साहब, स्टेशन चलोगे? उसने आम से लहजे में पूछा। ठीक है, सवारी कहाँ है? मैंने ड्राइवरों के मखसूस अंदाज में दरियाफ्त किया। रास्ते में श्याम चौक से लेनी है, उसने जवाब दिया। मैंने मीटर डाउन किया और टैक्सी में बैठ गया। वो शख्स मेरे आगे आगे चल दिया। करीबन 10 मिनट में हम श्याम चौक पहुंच गए। ये बारौनक इलाका था, लिहाजा इतनी रात गए भी इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई थीं। मोटरसाइकिल सवार मुझे एक कुशादा गली से गुजारकर एक कोठीनुमा मकान के सामने ले आया। मकान के अक़ब में काफ़ी खुला अहाता था और जामन, बेरी वगैरह के दरख्त लगे हुए थे। मैं टैक्सी बंद करके नीचे उतर आया। मोटरसाइकिल सवार ने मोटरसाइकिल गेट के सामने खड़ी की और अंदर दाखिल होते हुए बोला, आ जाओ तुम भी, थोड़ा सा सामान लाना है। एकदम मेरे अंदर खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई। रीढ़ की हड्डी से एक सर्द लहर उठी और पूरे जिस्म में फैल गई। टैक्सी लॉक करने के बहाने में टैक्सी में घुसा और रिवॉल्वर निकाल कर कमीज़ के नीचे रख लिया। हम दोनों आगे पीछे मकान में दाखिल हुए, बैरूनी गेट की तरफ। अंदरूनी दरवाज़ा भी हमें खुला हुआ मिला। यहाँ ज़ीरो का बल्ब रोशन था। मोटरसाइकिल सवार के पीछे ही पीछे मैं भी कमरे में दाखिल हुआ। इस वक्त मेरी छठी हिस्स ने काम किया।
مجھے یوں لگا کہ کوئی شے بجلی کی طرح میرے سر کی طرف لپکی ہے، ساتھ ہی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹا۔ ایک ہاکی میرے سر کے بالوں کو چھوتی ہوئی دروازے سے ٹکرائی اور اس کے تختے کو دو نیم کر گئی۔ حملہ آور ہونے والا ایک تنومند باریش نوجوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں قاتلانہ چمک کی جھلک نظر آئی۔ پہلا وار خالی جاتے ہی اس نے دوسرا وار کیا۔ میں اب سنبھل چکا تھا۔ یہ وار میں نے جھک کر بچایا اور ٹانگ کی بھرپور ضرب اس کے سینے پر لگائی۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ اسی دوران موٹر سائیکل سوار نے مجھ پر پہلو سے حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں 10 انچ لمبا رامپوری چاقو تھا۔ نہ جانے کس کی دعا اڑے آئی۔ رامپوری چاقو کا نہایت خطرناک وار میرے بازو کو معمولی زخمی کرنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ میں نے ایک طوفانی مکہ چاقو زن کے چہرے پر رسید کیا اور اسے کمرے سے باہر پھینک دیا، اس سے پہلے کہ دونوں حملہ آور اپنی پوری توانائیوں سے مجھ پر جھپٹتے۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنا سرکاری ریوالور برآمد کیا اور اوپر نیچے 2 ہوائی فائر کیے۔ پرشور دھماکوں سے فضا میں سنسنی پھیل گئی۔ حملہ آور اپنی جگہ مجسموں کی طرح ساکت کھڑے رہ گئے۔ اگلے 2-3 گھنٹے ہم سب کے لیے بےحد حیران کن تھے۔ ایس ایس پی صاحب سمیت تمام افسران موقع پر پہنچ چکے تھے۔ ملزمان کی نشاندہی پر کوٹھی کے عقبی احاطے میں کھدائی ہو رہی تھی۔ وقفے کے ساتھ اس احاطے سے 3 لاشیں برآمد ہو چکی تھیں اور ابھی مزید ہو رہی تھیں۔ علاقے کے سینکڑوں مکین اس کوٹھی کے باہر جمع ہو چکے تھے اور ہر طرف لاشوں کی سڑانت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تمام لاشیں ان ٹیکسی ڈرائیوروں کی تھیں جو پچھلے 5-6 ماہ میں لاپتہ ہوئے تھے۔ پہلی لاش کے برآمد ہوتے ہی یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ابھی اور لاشیں بھی ملیں گی، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ حیرت کی ایک بات یہ بھی تھی کہ دونوں ملزمان اصرار کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ان کا کوئی گروہ نہیں ہے اور وہ اکیلے ہی یہ خونی کھیل کھیلتے رہے ہیں۔ بظاہر یہ بات ناقابل یقین لگ رہی تھی، لیکن آنے والے دنوں میں حرف بحرف ٹھیک ثابت ہوئی۔ اس کوٹھی سے کل 5 لاشیں برآمد ہوئیں۔ اگلے روز صبح سویرے 2 لاشیں بوہل کالونی کے ایک مکان سے نکالی گئیں۔ ملزمان نے بتایا کہ اس کے علاوہ وہ چند افراد کو ٹیکسیوں سمیت قبائلی علاقے میں فروخت کر چکے ہیں۔ یہ بے حد سنسنی خیز انکشافات تھے۔ اگلے روز کے اخبار اس ذکر سے بھر گئے۔ اس کے باوجود ہر شخص مکمل تفصیلات جاننے کے لیے بے قرار نظر آ رہا تھا۔ یہ خونی کہانی در حقیقت ہاکی کے ایک نوجوان کھلاڑی پال شرما کی تھی۔ پال شرما راج گڑھ کے گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ ہونہار کھلاڑی تھا اور بہت آگے نکلنا چاہتا تھا، لیکن اس سے شدید ناانصافی ہوئی۔ ایک اعلیٰ افسر نے شرما کی جگہ اپنے بیٹے کو ٹیم میں شامل کروا کر شرما کا مستقبل تاریک کر دیا۔ مستقبل کا ہونہار و بلند حوصلہ کھلاڑی دل برداشتہ ہو کر آوارگی اور جرم کی راہ پر چل نکلا۔ وہ پہلے بری صحبت کا شکار ہوا، پھر اس نے خود چھوٹے موٹے جرائم شروع کر دیے۔ والد فوت ہو چکا تھا، اکیلی والدہ تھی۔ وہ اسے سمجھاتی بجھاتی رہی، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آیا۔ آخر تقریباً 8 ماہ پہلے اس نے اپنے ایک دوست لاڈلے کے ساتھ مل کر لمبا ہاتھ مارنے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی ٹیکسی ڈرائیور سے اس کی ٹیکسی چھینی جائے اور پھر اس کا رنگ روپ بدل کر اس پر وارداتیں کی جائیں۔ وہ ہیلے بہانے سے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اپنے گھر لائے اور اسے جان سے مار کر کوٹھی کے عقبی باغ میں دبا دیا۔ یہ پہلا بڑا جرم تھا، اس لیے شرما اور لاڈا بہت ہراساں تھے، تاہم دھیرے دھیرے ان کا خوف ختم ہو گیا۔ شرما نے اپنے ایک واقف کارپینٹر سے رابطہ قائم کیا اور 200 روپے کے عوض ٹیکسی کا رنگ تبدیل کر لیا۔ وہ کچھ عرصے اس کار کو راج گڑھ میں چلاتے رہے، پھر اتفاقاً انہیں ایک اچھا گاہک مل گیا اور انہوں نے کار کو پشاور سے آگے جمرود لے جا کر فروخت کر دیا۔ اس سودے میں انہیں بڑا مزہ آیا اور جرم کا چسکا بھی پڑ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہی کاروبار شروع کر دیا جائے۔ ایک قتل کرنے کے بعد ان کے حوصلے ویسے بھی بڑھ چکے تھے۔ انہوں نے منصوبہ بندی کی اور یہ خونی دھندا شروع کر دیا۔ لاڈلے کی ذمہ داری ٹیکسی ڈرائیوروں کو گھیر کر لانے کی تھی۔ وہ کسی بھی اسٹینڈ پر بیٹھ جاتا اور اچھی حالت کی ایک ٹیکسی منتخب کر لیتا۔ اس کا شکار اپنے انجام سے بے خبر اس کے ساتھ چل دیتا۔ لاڈا اپنی موٹر سائیکل شرما کے مکان کے سامنے روکتا، پھر ڈرائیور سے کہتا کہ کچھ سامان بھی لانا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلے تاکہ جلدی فارغ ہو جائیں۔ بدنصیب ڈرائیور اپنے قدموں پر چل کر مقتل میں داخل ہوتا۔ یہاں کمرے کے اندر دروازے کی اوٹ میں شرما ہاکی لیے چوکس کھڑا ہوتا۔ جو ہی ڈرائیور لاڈلے کے عقب میں چلتا اندر آتا، شرما اس کے سر پر ہاکی کی جچی تلی ضرب لگاتا۔ وہ ایک مانا ہوا فل بیگ تھا۔ اس کی ہٹ مخالف کھلاڑیوں کو چیرتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ مضروب زیادہ سے زیادہ
اس کے 2 وار سہتا اور بے ہوش ہو جاتا۔ شرما اور لاڈلا اس کی شہرک کاٹ کر اسے ابدی نیند سلاتے اور احاطے کے گھنے درختوں میں دفن کر دیتے۔ ڈرائیور کے زیر زمین جانے سے پہلے ہی ٹیکسی کوٹھی کے گیراج میں بند کر دی جاتی تھی۔ اس گیراج میں رنگ سازی کا سارا سامان پڑا رہتا تھا۔ شرما اور لاڈلے نے معمولی کوشش سے خود ہی رنگ کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب انہیں کسی ورک شاپ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود ہی ٹیکسی کا رنگ تبدیل کرتے تھے اور چند روز کے اندر اندر اسے قبائلی علاقے میں لے جا کر فروخت کر دیتے تھے۔ جمیل احمد وہ واحد خوش قسمت تھا جو اس قتل گاہ سے جان بچانے میں کامیاب ہوا، تاہم اس کی یہ خوش قسمتی دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ اسے دونوں مجرمان نے جان سے نہیں مارا تھا اور وہ اسے ٹیکسی کے ساتھ ہی قبائلی علاقے میں لے جا کر فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ان کے حوصلے بہت بڑے ہوئے تھے، شاید اسی لیے ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ ایک رات وہ دونوں نشے میں دھت ہو کر گر پڑے اور جمیل احمد کو موقع مل گیا کہ وہ اپنی بندشیں کھول کر کوٹھی سے بھاگ سکے۔ جب صبح شرما اور لاڈلے کو اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے راج گڑھ کے ایک بدنام اجرتی قاتل بھگشو سنگھ کو منہ مانگی رقم دی اور جمیل احمد کے پیچھے لگا دیا۔ جمیل احمد بھگشو سنگھ اور اس کے اہلکاروں سے چھپتا چھپاتا امرتسر جا پہنچا۔ وہ بھگشو سنگھ سے اس قدر خوف زدہ ہو چکا تھا کہ کہیں بہت دور نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شرما اور لاڈلا کسی صورت اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی قید کے دوران ان کی اکثر سیاہ کاریوں سے واقف ہو چکا تھا۔ امرتسر کے اس بازار میں پریشان حال جمیل احمد کی ملاقات رقاصہ شانتی سے ہو گئی۔ جمیل احمد ایک دیندار اور نمازی نوجوان تھا، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے اس کو نہ صرف بازار حسن کی گنجان آبادی میں پناہ لینا پڑی بلکہ خود کو غیر مسلم بھی ظاہر کرنا پڑا۔ اس نے شروع میں شانتی کو اپنا نام آنند کمار ہی بتایا تھا، دوسرے بھی اسے اسی نام سے جانتے تھے۔ یہاں کہانی نے ایک نیا موڑ لیا اور خوبرو شانتی، جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اجنبی اور مفلوق الحال جمیل احمد کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ جمیل احمد کو بھی فوری طور پر ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے مجبوراً شانتی سے شادی کر لی، لیکن اس کے ساتھ 2 شرطیں بھی رکھیں۔ پہلی یہ کہ شادی کے بعد وہ لوگ بازار حسن میں نہیں رہیں گے اور دوسری یہ کہ جو ہی حالات سازگار ہوئے شانتی مسلمان ہو جائے گی اور وہ دونوں اسلامی طریقے سے نکاح کریں گے۔ بعد میں شانتی نے یہ دونوں شرطیں پوری کیں۔ وہ مسلمان ہو چکی تھی اور اس کا نام سریا تھا۔ جمیل احمد نے اس سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ شرما اور لاڈلا دونوں گرفتار ہوئے۔ عدالتی کارروائی کے بعد دونوں کو سزائے موت ہوئی۔ بعد ازاں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی ان کی سزائے موت بحال رکھی۔ قریباً 1.5 سال بعد وہ دونوں لاہور جیل میں کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ اجرتی قاتل بھگشو سنگھ، جس نے جمیل احمد عرف آنند کمار کی جان لی، ان واقعات کے 1 سال بعد پولیس مقابلے میں مارا گیا، تاہم بھگشو کے اس ساتھی کا کبھی پتہ نہیں چل سکا جو بازار حسن میں موجود تھا اور اس کے لیے مخبری کرتا رہتا تھا۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے واقعات بھی کتنے بڑے بڑے انکشافات کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں اگر جمیل احمد کی موت کے وقت میں اس کی لاش کو غور سے نہ دیکھتا تو اس کے پاؤں پر مجھے مسلمانی کی نشانیاں دکھائی نہ دیتیں، تو پتہ نہیں راج گڑھ کے وہ 2 ڈرائیور خور درندے کب تک آزاد پھرتے رہتے۔